तो हे एवरीवन, वेलकम टू मिलन करियर पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की अपनी प्रिपरेशंस एग्जाम की अच्छे से चल रही होंगी। और आज हम कवर करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स में 16 जनवरी से 23 जनवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो एक तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। एंड आई होप आपको तरीका पता होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर्स नहीं कवर करती, उसके पीछे के जो जो पॉइंटर्स आपको बेसिक्स के तौर पे रिवाइज करने होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस जो है वो चालू रहे। अब सबसे पहले हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है। एक्चुअली में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, रोल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन। इस पूरा जो रिपोर्ट है, जैसे यूनिसेफ की जो ग्लोबल आउटलुक 2025 आती है, उसी का ये कहना चाहिए कि टाइटल है प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन डीलिंग विथ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ डीपीआई। अब देखो, डीपीआई ना मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार आपके लिए क्रिएट करती है वो क्या होते हैं? जैसे आपके रोड हो गए, जैसे आपके रेलवेज हो गए, जैसे आजकल आपके वाटरवेज बन रहे हैं, आपकी एयरप्लेन्स हो गई, मतलब आपके जो जाने आने के तरीके। इन तरीकों से क्या होता है? इन तरीकों से आप एक तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हो, यानी कि आप एक इंसान से दूसरे इंसान तक कनेक्ट कर पाते हो। इसके अलावा जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी आप तक पहुंचते हैं, राइट? तो ये सारा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे ही जब मैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो मतलब डिजिटली आजकल आप जो चीजें कर पाते हो, जैसे आप अपना जो बिल पेमेंट है उसको डिजिटली कर सकते हो, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं आप कहीं पे भी बैठकर मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आपके पास अपनी ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार वगैरह रहता है। इसके अलावा हमारे पास वो पूरा डिजी लॉकर है जिसमें हम चीजें मेंटेन करके रखते हैं। मतलब अब जो हमें सर्विसेज मिलने लगी है सरकार की तरफ से, वो इंटरनेट के थ्रू मिल रही है ना। पहले ये रोड्स, रेलवे, इनके थ्रू भी मिलती थी, ये हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऐसी डिजिटल सुविधाएं जो आपकी लाइफ को और बेहतर कर रही हैं, जिनसे कि आप जो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है या जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो आप तक इजीली पहुंच पाती है। याद रखिएगा कि ये जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है विच अलाउज यू टू काइंड ऑफ पे दी बिल, ट्रांसफर दी मनी, इवन फॉर चिल्ड्रंस, लेट्स से अटेंड द स्कूल, और ये डिजी लॉकर में बच्चे अपने जो सर्टिफिकेट्स है वो रख सकते हैं। ये पूरा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे इंडिया का खुद का इंडिया स्टैक करके आपका डीपीआई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया था। अब यहाँ पे जो मेजर चीज है वो बच्चों के लिए कैसे ये यूजफुल है, ऐसा ये रिपोर्ट जो है समझने की कोशिश कर रही है। अब डीपीआई जैसे कि क्या है मैं बता चुकी हूँ, एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम जनता तक, लोगों तक, सोसाइटी एट लार्ज के थ्रू सर्विसेज जो है डिलीवर एंड प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका मार्केट, गवर्नेंस सब आ जाते हैं। इनफैक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे। अभी तो ब्लिंकिट भी चालू हो गया है, विच विल in 10 minutes deliver anything that you want from the market. So it is what? It is a digital public infrastructure, जहाँ पे आपको सर्विस जो है डिजिटली ही मिल जा रही है, आपने ऑर्डर करा वो लेके आ जाएगा। तो अब चिल्ड्रन की वेलबींग में डीपीआई का क्या रोल है? तो सबसे पहले है कि चिल्ड्रंस को भी अब एसेंशियल सर्विसेज की तरफ इक्विटेबल एक्सेस है, जैसे कि उनकी भी डिजिटल आईडीज बनती है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू, जहां पे सारा डेथ, बर्थ, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो होता है। तो इसके थ्रू उनको लाइफ लॉन्ग सर्विसेज मिलेंगी। इसके अलावा सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे कि जो उनके बेटर चाइल्ड सर्विस के लिए जो भी सरकार ने बेनिफिट्स लाए हैं, या चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए जो बेनिफिट्स लाए हैं, उसके थ्रू भी उनको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्प मिलती है। अब देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेकिन कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड है। जैसे सबसे पहले तो पुअर कनेक्टिविटी है। यूजुअली एक रिपोर्ट कहती है कि जो इंडियन यूथ है 15 से 24 साल के, उसमें से सिर्फ 43% ऐसे हैं जो ईमेल सेंड कर सकते हैं। मतलब उनको अभी तो डिजिटल लिटरेसी ही नहीं है। लिटरेसी होगी तो आप बहुत सारे गांव के एरिया में जाके देखिए, सीधे से नेटवर्क ही नहीं आता। इंटरनेट तो आने की बहुत दूर की बात है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता। इसके अलावा ये जो हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन होता है या जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इसका भी हमने इंटीग्रेशन नेशनल आईडी के साथ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सल कवरेज अभी भी लिमिटेड है। नॉट ओनली दैट, डेटा प्रोटेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। जहां पे भी इंटरनेट बीच में आ गया, वहां पे डेटा प्रोटेक्शन के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। उसके अलावा
अक्रॉस सिस्टम अलग अलग तरीके का डेटा है, हर एक मिनिस्ट्री अपना अलग डेटा मेंटेन करती है, स्टेट्स अलग डेटा मेंटेन करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में सारे के सारे डेटा का इंटीग्रेशन भी अपने आप में बहुत चैलेंज वाला एक काम रहता है। तो फिर ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है? तो भाई हमारा ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जा सकता है, ताकि जितनी भी सर्विसेज सरकार की तरफ से प्रोवाइड होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह की, वो सीमलेस तरीके से पहुंच सके। हम चिल्ड्रंस को, यूथ को, उनकी फैमिली को डिजिटल लिटरेसी के थ्रू और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, उन तक ये लिटरेसी पहुंचा सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें भी पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको समझ में आए कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चिल्ड्रंस के इनपुट भी लिए जा सकते हैं जब भी हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका इनपुट लेकर के करेंगे तो शायद उनके बेटरमेंट की चीज़ें भी हम उसमें क्या कर पाएंगे, इंक्लूड कर पाएंगे। एंड ये जैसे कि मैं इंडिया स्टैक की बात कर रही थी, इसमें यूपीआई भी आता है, IMPS भी है, नो योर कस्टमर है, ई नो योर कस्टमर, मेरा मतलब आधार पे है आपका, भारत है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द इंडिया स्टैक। ये पूरा हमारा जो है DPI का ही एक तरीका है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। मेंस के लिए आप इस टॉपिक को तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे साल भर में कई बार न्यूज में आ चुका है। देन आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखो पिछले 1-1.5 साल में ना न्यूक्लियर एनर्जी पर भी जो जोर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करो, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का काफी सारा एक तो बेनिफिट भी है, एंड हम जो अपना फॉसिल फ्यूल से चेंज होकर के ग्रीन ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी का कहीं ना कहीं बड़ा रोल है। अब न्यूक्लियर एनर्जी आप सभी जानते हैं कि हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इसके थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। और हमारे पास हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर पूरा जनरेशन का एक प्लान भी है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर जनरेशन जिसको हम कहते हैं, जो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले वाले में डिस्कस भी किया था। तो अब उस प्लान में हमने वो प्लान बनाया क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास यूरेनियम है नहीं, तो हमारे पास थोरियम लेकिन बड़ी मात्रा में। तो हमने क्या बोला, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम से शुरू करेंगे, सेकंड स्टेज आते आते वो थोड़ा सा प्लूटोनियम में कन्वर्ट हुआ, थर्ड स्टेज में हम उसी यूरेनियम प्लूटोनियम के साथ थोरियम को यूज करेंगे। तो हमारा जो थर्ड स्टेज है, जो भी शुरू होने को है, कहीं कहीं पे शुरू हुआ है, वो थोरियम पे बेस्ड है, ताकि हमारे पास जो इनफ ऑफ थोरियम है उसको यूज करके हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकें। अब ये जो रिपोर्ट है वो क्या बता रही है? तो रिपोर्ट बता रही है कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो एक्सेप्टेंस है वो काफी इंक्रीज हो रही है। 40 से भी ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने प्लान किया है कि वो फ्यूचर में अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी का रोल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिस्टम, उसको इंक्रीज करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। ऐसे ही जगह जगह पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज, जो हमारी फर्स्ट वीक की जनवरी की करंट अफेयर्स थी। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं? जो उनकी प्लांट की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करते हैं। स्मॉल यानी बहुत छोटे वाले होते हैं। अब देखो जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके लिए आपको बहुत सारा लैंड चाहिए होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आपको लगानी पड़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का इंस्टॉलेशन करके 2040 तक 80 गीगावाट की एनर्जी तक पहुंच सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी तक, विच विल बी 10% ऑफ ओवरऑल न्यूक्लियर कैपेसिटी ग्लोबली। इसके अलावा एनुअल इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपेंशन देखने को मिली है। कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज जो फिलहाल मार्केट लीडर बन के उभर रही हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसमें बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर प्रेजेंट इन चाइना अलोन। तो चाइना एक काफी इमर्जिंग इकोनॉमी दिख रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे कुल मिला के 63 आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इवन इंडिया इज वर्किंग ऑन दैट। अब मुद्दा यह है कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इस पे हमारा इतना फोकस है क्यों? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आपको पता होगा कि हमारी जो नेट एनर्जी डिमांड है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपके एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। उस डिमांड को मीट करने के लिए हमको क्या चाहिए? सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो देयर विल बी एनर्जी क्राइसिस। तो ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है, मतलब एनर्जी की डिमांड सप्लाई सब मेंटेन रहे, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छा खासा बड़ा रोल है। 9% कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर एनर्जी का आया था सन 2023 में। इसके अलावा इससे एमिशन काफी कम होता है। तो लो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी आपको इससे मिलेगी आफ्टर हाइड्रो पावर। नॉट ओनली दैट, इससे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो आपकी जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें आप थर्मल एनर्जी भी निकाल सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर से, एंड इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। तो देयर इज अ डुअल यूज।
और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनके पास तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको अपना ग्रीन ट्रांजिशन करना है तो वो न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर पहले भी हो चुका है, जापान का फुकुशिमा इसके लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां से रेडियो एक्टिव मटीरियल निकलते हैं जिसको कि हम न्यूक्लियर पॉल्यूशन में काउंट करते हैं, एंड दीज रेडियो एक्टिव मटीरियल आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज दी बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। इसका इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होता है और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई होता है। तो दीज आर दी चैलेंजेस बेसिकली एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी। क्या रिकमेंडेशन है फिर? एक तो हम जो ऑपरेशनल डिसरप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर में भी कोई ऑपरेशन डिसरप्ट ना हो इसके लिए जो हम रेडियो एक्टिव मटीरियल कहीं कहीं से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो अलग अलग जगह से मंगाए तो बेहतर है ताकि हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह रिलीज किए जा सकते हैं ताकि पैसे की जो जरूरत है वो पूरी हो सके। बॉन्ड्स में बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ, बॉन्ड्स का मतलब होता है एक तरह का इन्वेस्टमेंट। आप जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो होता यह है कि आपको एक बॉन्ड जैसा पेपर जैसा मिलता है। यूजुअली बॉन्ड्स के साथ एक मेच्योरिटी डेट एसोसिएटेड होती है। आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और आपको पता होता है कि ठीक है भाई, आफ्टर सर्टेन मेच्योरिटी आई विल गेट दिस अमाउंट ऑफ दिस रिटर्न अमाउंट, ठीक है। अब ये जो आपने बॉन्ड में पैसा डाला है ये पैसा कहीं तो भी यूज होगा ना, तो जब आप ग्रीन बॉन्ड में पैसा लगाते हो तो आपका जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स जो एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए लाए गए हैं। इसके अलावा मेक श्योर करने के लिए कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं या न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके सेफ्टी कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाए, उनके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाए, उसके लिए हमें अपनी रेगुलेशंस को एनहांस करना चाहिए, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आई एम श्योर आपको पता होगा, 1973 की बात थी जब बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था। अब क्योंकि ये ऑयल क्राइसिस आया था इसकी वजह से ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी। जब ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई तो बहुत दिक्कत आ गई थी और उसी के बाद फिर एक बॉडी बनाई गई जिसको हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये इसीलिए बनाई गई है ताकि फ्यूचर में किसी तरह के ऑयल सप्लाई का डिसरप्शन देखने को ना मिले। अच्छा, इसी के जैसे सिमिलर नाम की आपकी इरना भी है। इरना यानी कि आपकी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, विच इज वेरी सिमिलर तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट आपके पास है जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है विच इज सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्री फूड सिस्टम। अब आपकी जो रिपोर्ट है ये नाइट्रोजन यूज के ओवरव्यू को बता रही है कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम में नाइट्रोजन का यूज होता है उसके क्या चैलेंजेस हैं या क्या फिर बेनिफिट्स हैं। अब आपको पता होगा कि जब हम हमारी इंडिया के सॉइल पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत कॉमन है कि अवर सॉइल्स बेसिकली लैक नाइट्रोजन। हमारी सॉइल में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता, बट दिस नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। और उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब हमारे फार्मर्स को बहुत सारा जो ऊपर से इनपुट है जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया वो डालना पड़ता है। नाउ दीज एक्चुअली कैन रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये हानिकारक भी होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। जैसे रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रही है कि हमारे ह्यूमन की वजह से, क्योंकि हम ज्यादा जो नाइट्रोजन है वो इंसर्ट करते जा रहे हैं हमारी जमीन में, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन है नहीं, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन साइकिल है जो ओवरऑल चल रहा होता है हमारे एनवायरनमेंट में वो अल्टर हो गया है, वो मॉडिफाई हो गया। अब आपको पता भी होगा कि जब हम गैसेस पढ़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो ह्यूमंस ने करंटली अभी क्या है 150 टेराग्राम्स ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन को अर्थ के लैंड सरफेस में ऐड कर दिया, एंड ईच ईयर दे आर डूइंग दिस विद आइदर थ्रू इंडस्ट्री और थ्रू एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल जो नाइट्रोजन साइकिल चल रहा होता है वो डिसरप्ट हो गया है। क्लाइमेट चेंज से भी ऐसा माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2100 तक जब हम पहुंचेंगे, ईयर 2100, तब आपका 600 टेराग्राम पर ईयर तक आपका नाइट्रोजन लॉस दिखाई देगा एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से दिक्कत आगे चल के आ सकती है। अब नाइट्रोजन लॉस होता किस तरीके से है रिपोर्ट की माने,
तो नाइट्रोजन लॉस होने के ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जब आपका नाइट्रोजन लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब जब अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा एक प्रोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट होता है। अमोनिया भी आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आपकी एसिड रेन, क्योंकि उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स तो मिलकर के एसिड रेन बनाते हैं ना। तो ये, और नॉट ओनली दैट, जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही एक डेरिवेटिव नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर इसी तरह से जो आपका नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट में एमिट होता रहा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा है नाइट्रेट्स की लीचिंग होती है सॉइल में। जब आपके नाइट्रोजन ऐड होते हैं तो नाइट्रेट्स की लीचिंग होती है। अब अगर ये सॉइल से वाटर बॉडी से लीच हो रहे हैं तो ये फिर वाटर बॉडी में जा करके यूट्रोफिकेशन करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड होगा, एल्कल ब्लूम हो जाएगा, एसिडिफिकेशन कॉज करेंगे। एसिडिफिकेशन की वजह से आपकी कोरल ब्लीचिंग्स हो जाएंगी। बहुत सारी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है इस नाइट्रोजन की वजह से। अब एग्री फूड सिस्टम का क्या रोल है? तो भाई 1/3 ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक नाइट्रोजन जो एमिट हो रहा है वो हमारे लाइफ स्टॉक सेक्टर से ही हो रहा है। नॉट ओनली दैट, इवन एग्रीकल्चर में जो भर भर के हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मेन्योर यूज कर रहे हैं, दे आर द मेन कॉजेज ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन। तो अब इतना ज्यादा हो गया कि ये पॉल्यूशन के लेवल पे आ चुका है। नाइट्रोजन का यूज करने से दो आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अगर यूज करें तो फिर नाइट्रोजन हेल्पफुल है। उस केस में नाइट्रोजन आपके सॉइल की न्यूट्रिएंट मेंटेन करके रखता है, उसको डिग्रेड होने से बचाता है, डिप्लीट होने से बचाता है, इंक्रीज भी आपकी ईल्ड भी इंक्रीज करता है। तो ये तो तब होगा जब आप उसको जिस रेशियो में डालना है या स्प्रे करना है, छिड़कना है, उसमें करें। बट देन व्हेन वी डू एक्सेसिव यूज विच वी आर करंटली डूइंग, उस केस में आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा हो जाती है, आपका जो एयर वाटर क्वालिटी है वो भी डिग्रेड करता है, स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन भी आपकी डिप्लीट हो जाती है। तो ठीक है, ये पूरा जो है हमको नाइट्रोजन के बारे में ये रिपोर्ट बता रही है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर रोम इटली, 197 मेंबर स्टेट है, मोटो है लेट देयर बी ब्रेड, बिकॉज FAO का जो मेन मोटिव है वो है हंगर को डिफीट करना और ओवरऑल जो हमारी न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव करना। यूजुअली बायनियल कॉन्फ्रेंस होती है, 49 मेंबर इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है। ये आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आप लिखते ही होंगे। अब RBI की बात आती है। RBI ने ना लिस्ट ऑफ NBFCs रिलीज किया है who will be in the upper layer। अब कुछ साल पहले ना, 1-2 साल पहले RBI ने NBFCs के लिए लेयर डिसाइड किए थे जिसमें 4 लेयर्स थे। तो उसी में जो अपर लेयर है उसमें कौन कौन सी NBFC आएगी ऐसा ये लिस्ट बयान कर रही है। तो लिस्ट में कौन कौन से, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, आपकी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है, एंड दे आर इन अकॉर्डेंस विद स्केल बेस्ड रेगुलेशन। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऐसे इनका लेयर जो RBI ने बनाया है ना, इसमें आप जब बेस लेयर से ऊपर ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर वाली लेयर्स में रेगुलेटरी कंप्लायंस ज्यादा है, दे विल हैव टू रेगुलेट देमसेल्फ मोर, और उनमें RBI का सुपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहता है। जैसे ही एक NBFC अपर लेयर में क्लासिफाई हो जाती है तब उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो अब ये जो फ्रेमवर्क है पूरा, ये लेयर वाला फ्रेमवर्क ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? तो NBFCs में भी काफी ज्यादा ना सिस्टमैटिक रिस्क देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी जो मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए RBI ने ये पूरा लेयर वाला सीन जो है जारी किया है। अब NBFCs क्या होते हैं? तो देखो, हमारे यहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो कुछ तो आपके शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी पढ़ते हैं विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये लोग भी लेंडिंग एक्टिविटी ही करते हैं। आपकी जो NBFCs है वो भी मेजरली लेंडिंग एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होती है, बट याद रखेंगे ये कभी भी एग्रीकल्चर में नहीं इन्वॉल्व होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी नहीं होगी, गुड्स की ट्रेडिंग में भी नहीं होगी। इसके अलावा ये कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, ना तो ये आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो ये लेंड तो करती है, बट अदर देन ऑल ऑफ दीज स्टफ, इफ समबडी वांट्स
टू गेन द मनी, तब एनबीएफसी लेंड करेगी। एनबीएफसी बैंक से थोड़ी डिफरेंट है इन द टर्म्स, आपकी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। डिमांड डिपॉजिट मतलब ये जो आपके सेविंग अकाउंट खुलते हैं ना, आप जब चाहो वहां से पैसा निकाल सकते हो, वो आपकी डिमांड डिपॉजिट होती है। एनबीएफसी में आप डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ टर्म डिपॉजिट कर सकते हो। टर्म डिपॉजिट यानी जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है, जो कि आप एक टर्म के लिए करते हो ना, 1 साल 2 साल वॉटेवर, उसके पहले निकालने की जनरली कोशिश नहीं की जाती। Now NBFC also are not a part of payment and settlement system, और ये चेक्स भी इशू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है बैंक्स में डिपॉजिटर्स को, वो भी एनबीएफसी में नहीं होती। अब ये क्या होता है, तो आपकी जैसे बैंक है, अब बैंक में आपने पैसे जमा करके रखे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कल को अगर मान लीजिए बैंक में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ लूटपाट हो गया, बैंक डूब गया, कुछ भी हुआ, तो आपके तो पैसे डूब जाएंगे, तो फिर क्या फायदा, बैंक में रखोगे ही क्यों, उससे अच्छा अपने घर में हंडा गाड़ के रख लोगे। तो दरअसल ऐसा ना हो, उसके लिए हमारे डिपॉजिट का एक इंश्योरेंस होता है। तो अगर हमारे पैसे चले गए, मान लो किसी भी वजह से बैंक दिवालिया हुआ, कुछ हुआ, पैसे लॉस हो गया, तो इस डिपॉजिट के तहत हमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। इवन अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख थे, डजेंट मैटर, आपको बस 5 ही मिलेंगे। तो हमारी जो डिपॉजिट लिमिट है वो 5 लाख की है एज पर दी इंश्योरेंस, कि आपने 5 लाख तक आपको रिटर्न मिल जाएगा, इवन इफ अगर आपका जो बैंक है दिवालिया हुआ है, लॉस हुआ है। ये फैसिलिटी एनबीएफसी के साथ अवेलेबल नहीं होती। अब आप ये लेयर्स देख सकते हैं, सबसे नीचे आपकी बेस लेयर आती है, जिसमें आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आती है, जिनका जो एसेट साइज है वो 10 करोड़ से कम का है, ठीक है। इसके अलावा फिर मिडिल लेयर में देखेंगे तो सारी जो आपके डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है वो आ जाती है। जनरली इनका जो एसेट्स होता है 10,000 से करोड़ का है, जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस, वो आती हैं। अपर लेयर में जो टॉप 10 एनबीएफसीज होती हैं बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज, वो अपर लेयर में आती है, जैसे ये सारी अपर लेयर में ही क्वालिफाई हुई है। इनसे भी ऊपर एक लेयर है जो टॉप लेयर है। आइडियली ये खाली रहता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो ये आरबीआई ने पूरी लेयर वाइज कैटेगराइजेशन की थी। देन आपके पास आता है आरबीआई ने जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया है कि जब वो अपना जो बोरोवर्स का ड्यूज है वो सेटल करेंगे तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखेंगे। अब एक पर्टिकुलर एक्ट है विच इज सरफाजी एक्ट, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसके अंतर्गत आरबीआई के पास पावर है कि वो गाइडलाइंस जारी कर सकती है। अब जो तुम्हारा सरफाजी एक्ट है वो बेसिकली जो एनपीएस होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लाया गया था। जितने आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है या फिर बैड लोन्स है, उनको कैसे हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसके लिए एक जो पर्टिकुलर एक्ट है वो आपका सरफाजी एक्ट है, जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करता है कि वो अपने डिफॉल्ट लोन्स को रिकवर कर सके। कैसे रिकवर करेंगे, तो आप जैसे जो लोन लेता है तो वो कोलेट्रल पे कुछ रखाता है ना, घर, जमीन, गाड़ी, उसकी फिर ये बैंक वाली ऑक्शनिंग करते हैं। आपने कई बार पेपर में अगर पढ़ा होगा, एसबीआई का आता है कि इस जमीन की नीलामी है, इस मकान की, तो वो इसीलिए क्योंकि उनके ओनर ने क्या लिया था, लोन लिया था, अभी वो चुका नहीं पाए हैं, तो अभी बैंक को तो चाहिए ना पैसे, तो वो इस तरीके से रिकवर करता है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं जो बैंक से जो बैड लोन्स हैं, एनपीएस हैं, उनको ना खरीद लेती हैं। अब खरीद लेती हैं तो उसके बाद बैंक का बैलेंस शीट तो खाली हो जाता है, बैंक का बैलेंस शीट अच्छा हो जाता है, उसमें एनपीए नहीं दिखता ना, भाई उसने बेच दिया ना सामने वाले को। तो ये ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड एसेट्स को बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदती है, ताकि ये जो बैंक है इनका बैलेंस शीट क्लीन हो जाए, और खरीदने के बाद वो किसी तरह से उन्हें रिकवर करने की भी कोशिश करती हैं। नाउ दिस आर्क्स आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी बाय आरबीआई अंडर द सरफाजी एक्ट, ठीक है। आर्क्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इनकी वजह से जो बैंक्स हैं वो अपनी डेट रिकवरी वाले काम से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिर डेट रिकवरी का काम ये आर्क्स वालों का होता है कि भाई हमने खरीद लिया, अब जैसे रिकवर करना है करो। बैंक सिर्फ अपने ऑपरेशन पे ध्यान देता है और बैंक अपनी कोर एक्टिविटीज पे ध्यान देता है, ये नहीं कि घर घर जाके सबसे लोन जो उधारी हुआ है वो खत्म करवाए, नहीं, ये आर्क कंपनीज करती हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके लिए एक अलग ही मार्केट को ये डेवलप करता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, क्योंकि जब ये बैंक से उनका एनपीए खरीद रहा है तो पैसे ही देके खरीदेगा, फ्री में नहीं, तो वहां पे लिक्विडिटी जाती है और बैंक का वैल्यूएशन या उनका जो कैपिटल है वो रेज होता है, ठीक। अब ये जो गाइडलाइंस आई है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है,
तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि बोरोअर्स से जो हम सेटलमेंट ऑफ ड्यूज करते हैं उसके लिए एक बोर्ड फ्रेम करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो आरबीआई ने दिया है, और ये जो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है ये हर एक आर्क से अप्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज 1 करोड़ से ज्यादा के हैं उनके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए ना एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए बोला गया है कि इन अकाउंट्स का पहले इवैल्यूएशन ये कमेटी करेगी और उसके बाद ही कोई भी जो एक्शन हमें लेना है वो हम लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए एंड दे मस्ट डेलिब्रेट ऑन द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटीज रिकमेंडेशन, और जितने भी रिकवरी ऑपरेशंस हैं कि कैसे हम वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो लोन है आउटस्टैंडिंग उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए हमें हर एक ऑप्शन तलाशना होगा। अच्छा, कोई अगर ऐसा अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ या उससे कम का ड्यू मौजूद है तो उसके क्विक रेजोल्यूशन के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी जाएगी, वो उस पर डील करेगी। किसी भी केस में जहां पे ऑफिशियल्स फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर करने में इन्वॉल्व हैं तो फिर वो उसमें सेटलमेंट के प्रोसेस में नहीं आएंगे। ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाली बात यहाँ पे आ गई है कि भाई अगर तुम खुद ही केस में इन्वॉल्व हो तो तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा आर्क का सिनारियो समझ में आया होगा। अब बेसिक्स में आप इसमें जाके एनपीए को भी रिवाइज कर सकते हो कि भाई एनपीए क्या होता है, एनपीए की वजह से क्या क्या बैंक्स को दिक्कतें आ सकती हैं, एनपीए का कैटेगराइजेशन क्या है, और इसी से रिलेटेड फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है पर एक तरह से है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी हम कहीं ना कहीं इसी के साथ ही देखते हैं, आप चाहे तो उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग इस बार डावोस में हुई, हर बार डावोस में ही होती है, तो जस्ट क्योंकि हुई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में ये फॉर्म हुई थी, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है और समिट इसकी हर साल डावोस स्विट्जरलैंड में ही होती है। अब जो तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसका मेन एम क्या है, तो जितनी भी हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स एक्सेट्रा, सबको साथ में लेकर के आना और उनके बीच में क्या कहते हैं डिस्कशंस को फॉस्टर करना, एंड दैट डिस्कशन आल्सो विथ रिलेशन टू द इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब, ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके डिस्कशन, उसके एजेंडा को टेकअप करना। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से आती है, जैसे इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड दिस ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। अब ये रिस्क रिपोर्ट तो ऑलरेडी आई हुई है जिसको कि हम बेसिकली देखेंगे भी, तो ये आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है, जिसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में अलग अलग जो ग्लोबल रिस्क है उनको क्लासिफाई किया गया है। आपकी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे आपको ना 2 तरीके का रिस्क देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक तो शॉर्ट टर्म रिस्क है जो 1 से 2 साल वाले हैं और लॉन्ग टर्म रिस्क है जो 10 से ज्यादा साल वाला है। तो जो रिपोर्ट है आपके दोनों में ही डिफाइन करती है कि भाई कौन कौन से रिस्क हैं, ताकि पॉलिसी मेकर्स उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बना सके। शॉर्ट टर्म रिस्क में टॉप 3 रिस्क जो आता है दुनिया भर में, वो एक तो है मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड देन स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन क्या है, आजकल भाई डिजिटलाइजेशन का जमाना है, जिसकी मर्जी है वो ही फेक न्यूज बना के, डीप फेक्स बना के, पता नहीं क्या क्या बना के कचरा कर देता है। वेदर इवेंट्स ओवरऑल सबको इफेक्ट कर रहे हैं, एंड स्टेट बेस्ड आपके जो झगड़े होते रहते हैं वो भी एक दिक्कत है। लॉन्ग टर्म हमारे पास रिस्क क्या है, तो ऑब्वियसली सबसे टॉप पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है। सेकेंड आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट एंड इकोसिस्टम कोलैप्स है। इसके अलावा क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम। तो ये सारे टॉप 3 रिस्क आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपके स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही एक और रिपोर्ट है विच इज रिपोर्ट ऑन द क्वांटम इकोनॉमी। पूरा टाइटल इसका है एम्ब्रेसिंग द क्वांटम इकोनॉमी, अ पाथवे फॉर बिजनेस लीडर, जिसमें हम क्वांटम टेक्नोलॉजीज की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज क्वांटम, तो अगर आप फिजिक्स में देखो ना, क्वांटम फिजिक्स में, तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी
यूजुअली क्वांटम फिजिक्स में ना हम लाइट, एनर्जी, इन सब के इंटरेक्शन को पढ़ रहे होते हैं। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्यूबिट्स पढ़ते हैं। अब आपको पता होगा कि कंप्यूटर, जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसमें तो आप बिट्स पढ़ते हो जो या तो 0 पे काम करता है या तो 1 पे, बाइनरी है। क्यूबिट्स ऐसे नहीं है, क्यूबिट्स एक ही टाइम पे 0 पे भी काम कर सकते हैं, 1 पे भी काम कर सकते हैं। ये क्वांटम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखो यहाँ पे बिट की बात करें तो या तो 100% 0 ही रहेगा या तो 100% 1 ही रहेगा, देयर इज नो नथिंग इन बिटवीन। क्यूबिट के साथ ऐसा नहीं होता। क्यूबिट में आपके 50% वो 0 पे काम कर सकता है, 50% 1 पे भी काम कर सकता है। इसके अलावा दोनों आपस में जुड़े भी हो सकते हैं कि अगर आपने किसी एक तार को छेड़ा तो दूसरे को पता चल जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ उधर से हुई है, जिसको एंटेंगलमेंट बोलते हैं। अब क्वांटम टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं। एक तो ऑब्वियसली आप क्वांटम कंप्यूटिंग करते हो, इसके अलावा हमारे पास क्वांटम मटेरियल्स आते हैं, क्वांटम सेंसर्स और एटॉमिक क्लॉक्स भी हमने बनाए हैं, क्योंकि क्वांटम जो है वो काफी एक इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। इसका इंक्रिप्शन मतलब इसका डिक्रिप्शन नहीं हो सकता, तो काफी सेफर टेक्नोलॉजी है। देन आपके पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन, जैसे कि मैंने बताया, क्वांटम सॉफ्टवेयर है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन क्वांटम की टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए ये रिपोर्ट कुछ सजेशंस देती है। हालांकि आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इसमें अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपका एरर करेक्शन हो गया, आपकी क्यूबिट की स्टेबिलिटी हो गई। इसके अलावा जो एल्गोरिदम होता है क्वांटम का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। क्वांटम की सुप्रीमेसी वेरिफिकेशन या फिर जो आपके हार्डवेयर एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हैं, ये भी काफी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास अपना खुद का एक नेशनल क्या कहते हैं क्वांटम मिशन भी है, सुपर क्वांटम मिशन, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं उस पे फोकस कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी हमारा जो है फोकस चल रहा है। अब आपकी जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अगर हमें क्वांटम इकोनॉमी के पोटेंशियल को अनलॉक करना है तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, आपकी जो एजुकेशन है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और क्वांटम से रिलेटेड जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वांटम से रिलेटेड आपके लिए न्यूज था। अब इसरो ने अपने विकास इंजन की रीस्टार्ट कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। कहां पे किया? तो महेंद्रगिरी का जो हमारा प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है वहां पे। ये जो विकास है ना आपका लिक्विड इंजन है। अब देखो, आपने अगर इंजन की स्टेजेस पढ़ी होगी तो सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट पीएसएलवी के 4th स्टेज में कई बार हम क्रायोजेनिक भी यूज करते हैं। तो आपका जो लिक्विड स्टेज है वहां पे आपका जो विकास लिक्विड इंजन है वो यूज में आने वाला है। अब विकास की बात करूं तो इसका पूरा नाम है विक्रम अंबालाल साराभाई। और ये जो है इसको कॉन्सेप्चुलाइज और डेवलप किसने किया है? तो हमारे इसरो का जो आपको लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है उसने किया है। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये इसरो के लॉन्च व्हीकल, खासकर के जो लिक्विड प्रोपल्शन वाले स्टेज हैं उसको डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा का पूरा सेंटर। विकास इंजन की बात करूं तो विकास एक वर्क हॉर्स इंजन है जो इसरो के जो जितने भी लॉन्च व्हीकल है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, इनकी जो लिक्विड स्टेजेस होती है ना उनको पावर करने के लिए बनाया गया है। अब ऐसे में क्या होगा, जो आपकी पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, जीएसएलवी MK3 है, इनकी पेलोड कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो पीएसएलवी की अगर हम बात करें तो ये आपका 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसमें आपकी लिक्विड स्टेज भी है। जो 4th स्टेज व्हीकल है उसमें मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है। 2nd एंड 4th स्टेज जो है वो आपके लिक्विड प्रोपल्शन वाले हैं। तो 2nd स्टेज जो है उसको विकास इंजन पावर करेगा, और आपका ये जो विकास इंजन है वो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन को एज अ फ्यूल यूज करेगा, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करेगा। जीएसएलवी आपका 3 स्टेज व्हीकल है। इसके 2nd स्टेज की बात करें तो यहाँ पे विकास इंजन का यूज होगा, और आपका जो जीएसएलवी है उसके 3rd स्टेज में क्रायोजेनिक भी यूज किया जाता है। बहुत ही माइनस डिग्री में यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये आप देख सकते हो लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट आपको दिखाया गया है, जहाँ पे लिक्विड में ये कंबशन चैम्बर है, पंप्स है, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीडाइजर है, यहाँ पे फ्यूल है। सॉलिड की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है वो यही वाले सॉलिड की कैटेगरी में दिखाई देंगे। आई होप इतनी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ये विकास इंजन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखता हुआ आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है तो।
आप चाहो तो अब इसरो के जो अदर आपके इंजन्स हैं, टाइप्स ऑफ इंजन, जैसे कि आपके जेट इंजन, स्क्रैम जेट, उसको भी रिवाइज बिल्कुल कर सकते हो। रबर बोर्ड ने ना रबर प्रमोशन को लाने के लिए, रबर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। जो इनिशिएटिव है वो तो एक है आपका ISNR विच इज द इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और दूसरा इनिशिएटिव है INR कनेक्ट। दोनों के दोनों को कब लॉन्च किया गया, तो आपके जो रबर्स एक्ट है 1947 का, इसकी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन था, उस दौरान ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। अब ये जो आपका एक्ट है ना, इसके अंतर्गत एक रबर बोर्ड बना हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर वर्क करता है, एंड ओवरऑल हमारी कंट्री में जो भी रबर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है वो इसी के अंडर आता है। तो अभी उसको रबर प्रोडक्शन को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लाया है। रबर की बात करें तो रबर इंडिया का ओरिजिनेटेड नहीं है भाई, ये अमेजोन रिवर बेसिन का एक नेटिव स्पीशी है, और इसको ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने किया था। और रबर को ना हम ट्री के लेटेक्स से निकालते हैं, मैंने डायग्राम भी लाया, मैं आपको दिखा दूंगी वो कैसे निकलता है, बट पहले क्लाइमेट देख लो। अब ये अमेजोन रिवर बेसिन में है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन का जंगलों का क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल है ना, ये तो पता ही होगा, ज्योग्राफी के बेसिक्स में पढ़े होंगे। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिक्वायर करता है आपका रबर, और रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए। आपको पता है अमेजोन में बहुत सारी रेनफॉल होती है, जो आपके इक्वेटर के आसपास की जगह है वहां पे काफी रेनफॉल होती है, एंड दैट टू कन्वेंशनल रेनफॉल। अगर आप रेनफॉल के भी स्पेसिफिक में जा रहे हो तो इसमें आपके रबर में एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर। टेम्परेचर भी थोड़ा आपका अच्छा खासा 25 से 34 विथ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये जो आपके इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, जो हमारा इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर है, तो इसमें हम जो हमारा इंडियन रबर प्रोडक्शन है उसको यूरोपियन यूनियन का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन अभी आया है, जो स्टैंडर्ड काफी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स उन्होंने लगाए हैं, उसके साथ अलाइन करेंगे, ताकि हम जो अपना एक्सपोर्ट EU को करते हैं उसमें हमें दिक्कतें ना आए। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि रबर के ओरिजिन को हम सर्टिफाई करेंगे, जिसमें ओरिजिन प्रोडक्ट के ओरिजिन का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। INR कनेक्ट की बात करो तो ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ऐसे रबर होल्डिंग्स के ग्रोअर्स को कनेक्ट करने की बात करता है जो अभी भी अनटैप्ड है, जहां अभी तक भी मार्केट सर्विसेज पहुंची नहीं है, उनको हम इंटरेस्टेड अडॉप्टर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, ताकि पूरी प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी हम रबर की एनहांस कर सके। ये आप देख सकते हो, ये रबर का जो है पेड़ है, वहां से ये पूरा ये ऐसे लेटेक्स निकल रहा है, गोंद जैसा कुछ निकल रहा है, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे कटोरी जैसा बना के रखा है जहां पे आपका जो रबर है वो इकट्ठा हो रहा है। तो मैंने बोला ना, रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी लेटेक्स ऑफ दैट ट्री। ये वही रबर है जो आपकी बहुत सारी चीजों में यूज है, रबर बैंड भी लगाते हो रबर है, बहुत सारा और भी रबर आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया के अगर मैं रबर सेक्टर की बात करूं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का। पूरी दुनिया भर में थाईलैंड लीड करता है, फॉलोड बाय इंडोनेशिया एंड देन इंडिया है। इंडिया में भी सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन कहाँ है, तो केरला 90% ऑफ नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, मेघालय है, वहां भी आपको रबर का प्रोडक्शन दिखाई देता है। अब ऐसे ही आपका जूट क्रॉप भी न्यूज में आया, क्योंकि सरकार ने जूट पे जो MSP था उसको इंक्रीज कर दिया है बाय 6%। तो अब जो पर क्विंटल जूट है उस पे जूट उगाने वालों को, क्रॉपर्स को कितना मिलेगा, 5,650 रुपए मिलेंगे। अब यहां से जूट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गोल्डन फाइबर भी इसे कहते हैं, क्योंकि जूट आपका गोल्डन गोल्डन दिख रहा होता है। खरीफ क्रॉप है, इसको भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो कंट्रीज के जो ईस्टर्न स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल वगैरह, वहां पे अच्छा खासा ग्रो करता है। 15 से 34 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। मिनिमम रेनफॉल जो चाहिए रहती है वो 1000 mm की, और रिवर बेसिन, एलुवियल या फिर लोमी सॉइल इसके लिए सूटेबल होती है। ठीक है, मेजर ग्रोइंग स्टेट्स जैसे बताया मैंने, हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा। इनफैक्ट 50% से ज्यादा तो आपका जो बंगाल है वहीं पे आपको जूट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये देख सकते हो, गोल्डन गोल्डन सा जूट, बड़ा अच्छा सा। यहाँ पे सिर्फ जूट इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, यहाँ पे MSP भी इंपॉर्टेंट है। सरकार क्या करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर के फार्मर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
खरीद लेती है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट खरीदती है। नियरली 23 कमोडिटीज हैं जिसको सरकार एमएसपी पे खरीदती है, जिसमें से आपके 22 क्रॉप्स हैं और एक जो आपका शुगर केन है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे खरीदा जाता है। तो एमएसपी क्या है? एक मिनिमम प्राइस है जिसमें सरकार की जो एजेंसी है वो फार्मर से क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है। जैसे कि आपकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मेजर रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो पैडी वगैरह को कलेक्ट करने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे हर साल सरकार जब खरीफ सीजन, रबी सीजन आता है तो प्राइजेस को डिक्लेयर करती है कि भाई इस सीजन में इस पर्टिकुलर पे हम खरीदेंगे। जैसे इसमें 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स इंक्लूडेड है, पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी, बाले। 5 पल्सेस भी हैं, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। 4 कमर्शियल क्रॉप आपको देखने को मिलेंगे, कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट। ऑयल सीड्स में रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, सेफ्लावर, नेगा सीड। तो ये सारा आपको एमएसपी पे मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एमएसपी जो है इसको डिसाइड कैसे किया जाता है? तो आपकी जो क्या कहते हैं सीएसीपी है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू आपके एमएसपी को कैलकुलेट करके रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री को, और फिर जो आपकी मिनिस्ट्री है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है, वो फिर फाइनली अपनी मुहर लगाती है कि ठीक है ये एमएसपी प्राइस ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूले में एक तो आता है ए टू में हम हर वो कॉस्ट कवर करते हैं जो फार्मर ने फॉरेन इनपुट लगाया, जैसे फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा या फिर कोई केमिकल खरीदा या फिर लेबर को हायर किया, तो वो सब करने में उसको कितना कॉस्ट लगा, बेसिकली द इनपुट कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं A2। एक दूसरा फॉर्मूला आता है जिसमें A2 प्लस FL रहता है। FL मतलब अनपेड फैमिली लेबर को भी हम इसमें काउंट कर देते हैं। अब क्या मतलब हुआ? अगर परिवार में 5 लोग हैं और पांचों के पांचों एक ही लैंड में काम कर रहे हैं तो उसके वजह से उनको लॉस कितना हुआ? अगर इनमें से 3 लोग कहीं और जाके काम करते तो इनको कुछ और पैसा मिल रहा होता ना, कुछ तो भी सैलरी मिल जाती, पर नहीं, ये तो अपने इसी लैंड पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है एग्रीकल्चर में। इसीलिए अगर 2 बंदे करते तो भी उतना ही यील्ड मिल रहा होता जितना 5 बंदों के मिलने से बन गया है। तो वो जो 3 लोग नहीं गए आपके किसी और जगह काम करने, उनको उसका जो कॉस्ट बेयर हुआ है वो आपके A2 प्लस FL में आता है। और C2 में हम कुछ और भी एक्स्ट्रा एडिशंस कर देते हैं, जैसे कि अगर खुद के लैंड में ना उगाने की बजाय अगर हमने वो लैंड रेंट पे दे दिया होता तो वो रेंट हमको कितना मिलता, वो हमारे लिए नुकसान हो गया। या फिर अगर हमारा कोई कैपिटल एसेट है, कोई मशीनरी खरीद रखी है फार्मर ने, उसके इंटरेस्ट में कितना पैसा जा रहा है, इसको भी जब कंसीडर किया जाता है तो वो C2 आता है। करंटली हमारी जो गवर्नमेंट है वो A2 प्लस FL के फॉर्मूले के थ्रू आपकी MSP डिसाइड करती है। ठीक है, आई होप ये पूरा एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट की जो एक बहुत फेमस स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको 10 साल हो गए हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती थी, तो इसलिए ये स्कीम लाई गई कि ये जो जेंडर रेशियो इतनी गड़बड़ा रही है, जो फीमेल का सेक्स सेलेक्टिव जो आपका फाइंडिंग्स होती है उसको हम कंट्रोल कर सके, बेटी को एटलीस्ट बचा सके, दुनिया में आने तो दें, उसके लिए ये स्कीम लाई गई, विच इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है और इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स, इनको बाद में एज अ पार्टनर ऐड किया गया। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर दी संबल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति। देखो, मिशन शक्ति एक ओवरऑल एम है जहां पे हम वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी इंटरवेंशंस कर रहे हैं। उसी मिशन शक्ति के अंतर्गत आपको 2 वर्टिकल्स दिखाई देंगे, एक है संबल, दूसरा है सामर्थ। संबल में फिर आपकी आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, एम क्या है? तो भाई ऐसा है कि जो हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ है उसको बाय 2 पॉइंट्स एवरी ईयर इंक्रीज करना, जब ये लाई गई थी स्कीम। इसके अलावा जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उसको इम्प्रूव करना या फिर 95% तक एटलीस्ट सस्टेन करना, और जो गर्ल चाइल्ड की जो एनरोलमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन में उसको भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना। जो ड्रॉप आउट रेट्स है, स्कूल छोड़ देती है ना लड़कियां बीच में सेकेंडरी हायर एजुकेशन में, उसको चेक करना। जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस समय के मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस रेज करना। याद रखेंगे कि इसके अंतर्गत किसी भी तरह का डीबीटी ट्रांसफर नहीं है, कोई पैसे नहीं देती है सरकार। पैसे के लिए इसके अंतर्गत एक अलग से सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उसको भी 10 साल ऑब्वियसली हो गए तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी अलॉन्ग विथ योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन।
तो इसके अंतर्गत क्या था कि सरकार बोल रही थी कि भाई तुम्हारी अगर गर्ल चाइल्ड है, तुम एक स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट खोल दो जिसका नाम रहेगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ताकि जब बच्ची 18-20 साल की हो जाएगी तो उसके जो एजुकेशन का खर्च है, हायर एजुकेशन का या मैरिज का खर्च है, वो तुम इस अकाउंट से बेयर कर पाओगे। अब ये किसके अंदर आता है? तो पैसा जहां पे आ जाता है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चला जाता है। इसमें जो हमारी गर्ल चाइल्ड है 10 साल की एज तक उसके लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। आज एक बेटी हुई है मान लीजिए, तो उसके नाम से आप पोस्ट ऑफिस में या किसी भी कमर्शियल बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट खोल सकते हैं। किसी एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे एक ही अकाउंट खुलेगा, और जो पेरेंट्स है वो मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 आपकी लड़कियां हो गई, 5 के लिए अकाउंट खोल देंगे, नहीं, 2 तक ही ये वैलिड रहेगा। इसमें मिनिमम आपको जो डिपॉजिट करना है इन अ फाइनेंशियल ईयर वो 250 रुपीज है मिनिमम। मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन की पेरेंट्स की कितनी कैपेबिलिटी है। अकाउंट को मैनेज कौन करता है? तो लड़की जब तक एक 18 की एज की नहीं हो जाती तो उसके जो गार्जियन हैं वो करते हैं। अब इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? तो 8.2% का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। विड्रॉल की बात करें तो ओवरऑल ये जो अकाउंट है ये तब मेच्योर होगा जब लड़की 21 साल की हो जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जब वो 21 साल की हो जाएगी तब ये अकाउंट मेच्योर होगा। बट अगर किसी पेरेंट्स को किसी लड़की को पहले जरूरत पड़ गई 18 के होने के बाद, तो भी प्री मेच्योरली वो इस अकाउंट को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक और न्यूज आ गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दरअसल क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की अगर माने तो 4.14 लाख जो क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम आए थे ना अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो बोगस साबित हुए, गड़बड़ साबित हुए हैं। अब ये योजना की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स ने क्रॉप लगा दिए, लेकिन वो क्रॉप XYZ रीजन की वजह से तबाह हो गए, डैमेज हो गए, लॉस हो गए ना। जब ये पूरा का पूरा डैमेज होता है तो फार्मर्स को बहुत भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इनपुट लगा के वो अपनी उस जमीन पे उन्होंने उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाया, बट जस्ट बिकॉज एक नेचुरल कैलामिटी आ गई या फिर पेस्ट अटैक हो गया, ये सब होने की वजह से अगर वो क्रॉप डैमेज हो जाता है तो उनका जो पूरा का पूरा एक सोर्स ऑफ इनकम है वो ही कहीं ना कहीं चला जाता है। तो उस समय पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंतर्गत अगर आपका जो क्रॉप है डैमेज हो गया है तो आप इंश्योरेंस क्लेम सबमिट कर सकते हो कि भाई मेरा जो ये प्रोडक्ट डैमेज हो गया है, इसके बदले में मेरे को वो जो इंश्योरेंस है उसके पैसे चाहिए। अब ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसमें जितने भी फार्मर्स हैं, जो आपके शेयर क्रॉपर्स हैं या टेनेंट फार्मर्स हैं, वो इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से फूड क्रॉप्स कवर्ड हैं? तो सारे फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो भी कवर्ड है। अलग अलग रेट पे इनके लिए इंश्योरेंस मिलता है, 1.5%, 2%, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 5% तक का रहता है। कवरेज और रिस्क की बात करें तो अगर किसी नेचुरल फायर, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, पेस्ट डिजीज, इनमें से किसी की भी वजह से अगर आपका यील्ड लॉस हुआ है तो वो इसमें कवर्ड है। बेसिकली ये सारे रिस्क आपके नॉन प्रिवेंटेबल है, ये फार्मर के बस में नहीं थे। वो बिजली कड़कने को नहीं रोक सकता था या फिर नेचुरल कलामिटी को नहीं रोक सकता था, पेस्ट अटैक को भी कैसे ही रोकेगा? अपने हद तक कोशिश करते हैं पेस्टिसाइड वगैरह का, बट एकदम ही ज्यादा हो जाएगा तो देयर इज अ दिक्कत। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर है, या किसी लोकलाइज्ड कैलामिटी की वजह से अगर आपका लॉस हुआ है मतलब फार्मर्स का, तो वो भी कवर्ड है। ठीक है। अब एक न्यू स्कीम लॉन्च हुई है हमारे डायमंड सेक्टर के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि हमारे जो डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम सपोर्ट दे सके, उनके जो हमारी पूरी डोमेस्टिक डायमंड इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप कर सके। ये जो स्कीम है इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारे जो नेचुरल कट और पॉलिश्ड डायमंड्स होते हैं ना, उनको उनके लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म स्ट्रीमलाइन करना। फीचर्स अगर हम देखें तो जितने भी आपके नेचुरल कट पॉलिश्ड डायमंड रहेंगे, खासकर लेस देन 1.1/4 कैरेट यानी 25 सेंट्स, उनके में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा मैंडेटरी होगा एक्सपोर्ट करना विद अ वैल्यू एडिशन ऑफ 10%। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसे धंधे होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल पहले इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर हम उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करके ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप जब भी इंपोर्ट करते हो ये रॉ मटेरियल, तो आपको एक इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है। उसी इंपोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे माफ करने की बात की गई है कि भाई तुम जो ये नेचुरल कट पॉलिश डायमंड वाला सीन कर रहे हो, ये जो बना रहे हो, इसके लिए जो तुम रॉ मटेरियल
एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें तुम्हें अब ड्यूटी नहीं लगेगी, बट ड्यूटी नहीं लग रही है पर तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि उस रॉ मटेरियल में तुम कुछ वैल्यू एडिशन करोगे नियरली 10% का, उससे एक प्रोडक्ट तैयार करोगे, मे बी डायमंड से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट, एंड देन उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो दैट इज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एलिजिबिलिटी किसकी है भाई इस स्कीम के अंतर्गत? तो जितने भी हमारे डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस है या फिर उनका एक्सपोर्ट जो डायमंड का पर ईयर है वो 15 मिलियन यूएस डॉलर से एक्सीड करता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है, लैब में जो आप डायमंड्स ग्रो कर रहे हो उसमें ये जो स्कीम है आपकी वो एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा मतलब इंपोर्ट फ्री तो कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया, जैसे कस्टम ड्यूटी इनको नहीं लगेगी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, एडुकेशन सेस नहीं देना पड़ेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, काउंटर वेलिंग नहीं। कुल मिला के हम इनके लिए काफी सारी चीजें ईज कर दे रहे हैं ताकि हम अपने डायमंड मार्केट का भी प्रोडक्शन जो है बूस्ट अप कर पाए। अब देखो यार, जो आपका डायमंड मार्केट होता है ना, अगर मैं ओवरऑल की स्टैटिस्टिक्स देखूं हमारे डायमंड मार्केट का, तो डायमंड मार्केट में आपको देखने को मिलेगा एक आपका ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हिसाब से इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पॉलिश्ड डायमंड का। 90% जो वर्ल्ड के रफ डायमंड है वो इंडिया में ही पॉलिश किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड 33% जो ग्लोबल डायमंड है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाय वैल्यू। तो डायमंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। However, at the current scenario हमारी जो डायमंड इंडस्ट्री है वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है। जैसे आपके जो डिमांड है, देखो सप्लाई तभी होगी जब डिमांड होगा, तो एक्सपोर्ट हम ज्यादा तभी कर पाएंगे जब दूसरी कंट्रीज में हमारे उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो हमारी जो आपकी पॉलिश डायमंड की डिमांड है ना वो यूएस, चाइना, यूरोप वगैरह में थोड़ी सी डिक्लाइन होती जा रही है, वहां पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो लैब ग्रोन डायमंड की तरफ ज्यादा होती चली जा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पॉलिश डायमंड्स है उनकी काफी सारी भारी मात्रा में अनसोल्ड इन्वेंट्रीज या स्टॉक भरा भरा रखा हुआ है और वो आपका एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत हाई था जिसकी वजह से सारा पैसा टैक्स में ही चला जा रहा है, तो फिर तुम आखिर बचेगा ही क्या। बैंक से क्रेडिट भी हमारी डायमंड इंडस्ट्री को बहुत कम मिल रहा था जिसकी वजह से ये जो पूरा स्कीम है लॉन्च किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन जो आपकी 2013 में लॉन्च की गई थी आफ्टर सबस्यूमिंग दिस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड अर्बन हेल्थ मिशन, उसको अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है बेसिकली ये हमारे कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी को यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लाई गई थी। तो यहाँ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। 60-40 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर है। ऑफ कोर्स वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90 और 10 हो जाता है। आपकी जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके कंपोनेंट्स है काफी सारे, जैसे कि एक कंपोनेंट उसका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पूल है जिसमें कि मिशन फ्लेक्सी पूल है, इम्यूनाइजेशन है चाइल्ड के लिए, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी इसके अंतर्गत एक क्या कहते हैं कंपोनेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज में भी काफी सारी हमारी इनिशिएटिव चल रही हैं, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी देयर इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। तो नेशनल हेल्थ मिशन बोलने से सिर्फ हेल्थ नहीं, पूरी ओवरऑल हेल्थ को इसमें लिया गया है कि भाई अलग अलग वर्टिकल्स पे अलग अलग चीजें सरकार कर रही है। अभी तक जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके कुछ की अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि पर लाख में 1 लाख में कितनी जो फीमेल्स है उनकी डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देने में, उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, वो डिक्लाइन हो गई है विच इज अ गुड थिंग। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट भी रिड्यूस हुई है, मतलब बच्चा 5 साल से होने से पहले ही डेथ हो जाता है पर 1000 बच्चे में, वो कम हो गया है। इसके अलावा आपकी जो डिजीज एलिमिनेशन कंट्रोल की बात करें तो हमने काला आजार को एलिमिनेट कर लिया है, हमारा जो मीजल्स रूबेला में कवरेज है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। सो दीज आर दी अचीवमेंट जो आपको देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर मिशन की, नेशनल हेल्थ मिशन। भारत
रणभूमि दर्शन, ये ना एक ऐप है जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो आप चाहें तो इस ऐप के थ्रू आपका बैटल फील्ड का टूरिज्म कर सकते हैं। मतलब हमारे जो स्पेशली चाइना, पाकिस्तान, जो हमारे इनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो समय समय पे वॉर हुए हैं, जो वॉर फील्ड्स है, जैसे आपके डोकलाम का एरिया हो गया, आपके सियाचिन वाला एरिया हो गया, वो आपको उस ऐप में देखने को मिल सकता है। तो आर्मी डे सेलिब्रेशन के दिन ये लॉन्च हुआ। इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसके अंदर हम क्या करें, जो हमारे इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक बैटल फील्ड है ना, वो हम सिटीजन्स के लिए खोल रहे हैं, ताकि सिटीजन्स जो हैं वॉर टाइम हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सके लाइक नेवर बिफोर। बेसिकली ये आपका बैटलफील्ड टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए है। आप देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर ने रिलीज किया है कि सिटीजन्स जो है ऐप को यूज करके अब हमारे जो सेवरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे सियाचिन है, गलवान वैली है, ये सारा कुछ देख करके अपना हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। आप में से कोई हॉलीडे पे जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। इसमें जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बैटल फील्ड्स हैं, उसका आपको वर्चुअल टूल दिखाई देगा, पूरा हिस्टोरिकल नैरेटिव्स दिखाई देगा, इंटरैक्टिव कंटेंट है। इनफैक्ट ये जो पूरी साइट्स हैं, इसको आपकी टूरिज्म मिनिस्ट्री इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन में भी हाईलाइट करेगी, और ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा फॉर विजिटर्स, ताकि वो अपनी ट्रैवल प्लानिंग कर सकें। क्यों कर सकें? क्योंकि इन एरिया में जाने से पहले आपको परमिट लेना पड़ता है, आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपको जब परमिट मिलता है तभी आप जा सकते हो। तो आप इस ऐप के थ्रू ना सम ऑफ दीज प्लेसेस के लिए परमिट भी अप्लाई कर पाओगे, एंड वंस यू गेट द परमिट यू कैन प्लान योर हॉलीडे। कौन कौन सी साइट्स हैं? तो मेजरली जो आपकी साइट्स हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का जो बॉर्डर है विथ चाइना एंड पाकिस्तान, उससे लोकेटेड आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहीं पे आए दिन आपको क्लैशेस दिखाई देते हैं। अब ये देख सकते हो, ये पूरा हमारा जो एरिया है, ये गलवान दिख गया आपको, डिमचौक है, पेंगोंग सो लेक है। इसके अलावा वो आपका जो डोकलाम वाला एरिया है, जो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के पास आपको मिलता है, बंगाल वाला, वो वाला एरिया भी यहाँ पे कवर्ड होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा नया सा स्कीम है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। स्वामित्व स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जो है प्रॉपर्टी ओनर को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस स्कीम के अंदर क्या था, देखो हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहां पर आज भी बहुत जगह ऐसा है जिसमें फार्मर्स के नाम पे वो जमीन, शायद फार्मर्स की ही जमीन है, पर उनके पास वो प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, दिखाने के लिए स्टैम्प पेपर नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो कई बार उनके पास ये स्टैम्प पेपर नहीं होता था, तो उनको बहुत सारी जगह से कभी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, या कहीं और पे उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है दिखाने की जिसके बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं कर पाते थे। तो सरकार ने, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की कि जो हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स है, हम उनकी प्रॉपर्टी की मैपिंग करेंगे, ड्रोन वगैरह का यूज करेंगे, और फिर उनकी प्रॉपर्टी का पूरा उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड जो है जारी करेंगे। तो इसका पर्पस ही था जो रूरल इंडिया है उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को एनहांस करना, जिससे कि जो भी हमारे हाउस होल्ड हैं जो रूरल एरियाज में है उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने कहा, ड्रोन्स को यूज करके लार्ज स्केल मैपिंग की जा रही है, एक पूरा डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है रियल टाइम प्रोग्रेस के लिए। तो इसी के अंतर्गत हमने 65 लाख जो है प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्वामित्व का बेनिफिट आप देख सकते हो कि एक तो प्रॉपर्टी कार्ड अगर इशू हो जाती है तो विलेजर्स जो हैं अब होम और प्रॉपर्टी लोन अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार के लिए अच्छा है कि अब ये प्रॉपर्टी को सरकार जो है वो टैक्स लगा सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में आ जाएगा। इसके अलावा टैक्स डिटर्मिनेशन शीट बन जाएगी, और आपका जो मार्केट में लैंड पार्सल्स का लिक्विडिटी बढ़ेगा, क्योंकि खरीद बिक्री हो पाएगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स मिनिमाइज होंगे, क्योंकि गांव में आपको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट दिखते हैं। मेड के हिसाब से पहले लोगों ने प्रॉपर्टी का एरिया बना करके रखा था, ये मेरा है वो मेरा करके बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे होते हैं। क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम मैप्स का यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटाबेस बना रहे हैं। तो मैप्स जो है वो हमको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर सके। इसके अलावा जो बाकी एग्रीकल्चरल स्कीम है उनकी इंप्लीमेंटेशन भी इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। डिजास्टर के समय पे एड और रिलीफ कंपनसेशन प्रोवाइड करने में भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। अब देखो, जीआई टैग सब जानते हो, हर साल जीआई टैग किसी ना किसी को मिलता है। अब हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री वाली जो मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है 2030 तक तो मैं 10,000 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दे करके रहूंगा। उन्होंने अपना टारगेट सेट करा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एक साइन है
जो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी एक स्पेसिफिक ओरिजिन है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन से वो निकलता है और उसकी कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। जैसे कि आप बात करोगे तो डिंडिगुल लॉक्स, जो कि तमिलनाडु के डिंडिगुल एरिया से हैं, ताले हैं वो, लेकिन वो ताले काफी अलग यूनिक क्वालिटी पोजेस करते हैं और वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया से एसोसिएटेड है। कड़कनाथ का मुर्गा मध्य प्रदेश, तो कड़कनाथ हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, लेकिन जो मेन उसका सबसे ऑथोराइज्ड वर्जन है वो कहां पे मिलेगा आपको उस मुर्गे का? मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली ये जो आपके जीआई टैग है उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जिनकी एक ज्योग्राफिक ओरिजिन होती है और उनकी क्वालिटी की वजह से, अपनी उस जगह की वजह से, उस क्वालिटी की वजह से वो जाने जाते हैं। यूजुअली इसमें एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड सारे गुड्स आ जाते हैं। 10 साल के लिए ये टैग मिलता है, फिर उसका रिन्यूअल भी होता है। ग्लोबल लेवल पे इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, उसके अंदर भी आपके जीआई टैग्स इंक्लूडेड होते हैं। इंडिया में इनके रेगुलेशन के लिए अलग से 1999 का एक एक्ट है जिसके अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन करके रजिस्ट्री बनाई जाती है, वो ही है जो जीआई को रजिस्टर करते हैं। नोडल डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पहला जीआई टैग हमारी वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को मिला था। सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। और इनफैक्ट आपके कुछ और भी सिग्निफिकेंट जो अभी रिसेंट टाइम के जीआई हैं, जैसे कि आपका बोडो नर्जी हो गया, जो एक सेमी फर्मेंटेड डिश है असम की, जूट लीफ से बनी होती है। तिरंगा बर्फी जो यूपी से है। रीसा टेक्सटाइल जो त्रिपुरा से है। तो जीआई टैग इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो लोकपाल ऑफ इंडिया है, उनका फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 16 जनवरी को। तो अब हमारे पास लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। बेसिकली ये क्यों लाया गया था? तो लोकपाल का काम क्या है? करप्शन के मामलों को चेक करना, स्पेशली जब वो करप्शन के जो केसेस हैं वो किसी हायर पर्सन के लिए हैं, जैसे किसी कहीं के प्राइम मिनिस्टर पे, मतलब खासकर मान लीजिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे कोई करप्शन का चार्ज लगा, तो आपको क्या लगता है नॉर्मल पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगा? ऑब्वियसली नहीं, वो लोकपाल के परव्यू में आएगा। लेट्स से कोई ग्रुप ए ग्रुप बी का मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, उस पर अगर इल्जाम लगे हैं करप्शन के, तो लोकपाल इज द ऑथराइज्ड ऑर्गन बॉडी जो उस पे क्या करेगी? एक्शंस लेगी। तो ये जो लोकपाल है, बेसिकली ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है स्वीडन में बिगिन हुआ था, और इंडिया में बात करें तो हमारी आग कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो 1966 की, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है। फिर अन्ना हजारे जी ने काफी अनशन उनशन किया था। 2013 में फाइनली लोकपाल यानी ओम्बड्समैन एट द यूनियन लेवल, लोकायुक्त एट दी स्टेट लेवल जो है बिगिन हुआ इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, खासकर पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन को कर्ब करने के लिए। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है? जो पूरा लोकपाल होते हैं और जो उनके मेंबर्स हैं तो प्रेसिडेंट करते हैं। अब लोकपाल में एक चेयरपर्सन होते हैं, जनरली आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं या कोई एमिनेंट पर्सन, और 8 मेंबर्स होते हैं जनरली, जिसमें 50% जुडिशरी से होते हैं और 50% आपके जो SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन वाले कैटेगरी से। सिलेक्शन इनका कैसे होता है? तो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे, कमिटी ऑब्वियसली हेड करते हैं कमिटी को PM, लोकसभा स्पीकर उसमें रहते हैं, ऑपोजिशन लीडर इसमें रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। आपके जो लोकपाल है इनका टेन्योर 5 साल का होता है, या तो एज ऑफ 70 जो भी पहले हो जाए। लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर विद सम सेफगार्ड्स, देन अदर मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD जितने ऑफिसर हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एंटिटी के भी जो ऑफिशियल है वो इनके पर्व्यू में आते हैं। ये क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो करप्शन कंप्लेंट्स करेंगे, खासकर की जो इनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रेफर करी है या किसी विसल ब्लोअर ने उसकी जानकारी दी है। तो इनका एक प्रोसिक्यूशन विंग भी होता है और एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है, और वो अपना अपना काम करता है। जनरली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 90 दिन के अंदर हो जाती है, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। यही सिमिलर चीज स्टेट लेवल पे करने के लिए हमारे पास क्या है? लोकायुक्त है। एंड आई थिंक पिनाकी घोष हमारे फर्स्ट क्या थे? लोकपाल थे। ये तो आपको एक करंट अफेयर्स की जस्ट इंफॉर्मेशन है। उत्तराखंड कैबिनेट ने फाइनली आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैनुअल है उसको अप्रूव कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब से भी मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आपने बहुत रिलीजियसली डिलीजेंटली 1 से 2 साल का करंट अफेयर कवर कर दिया ना, तो उसके बाद जब आप करंट अफेयर कवर करोगे तो उसमें बहुत सी चीजें आपके लिए न्यू नहीं रहती, बिकॉज वो मुद्दे रात रात में उठ के नहीं आते, वो कंटिन्यू चल रहे होते हैं, तब वो थोड़े थोड़े आपके सामने आते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, जैसे हमारे यहाँ क्रिमिनल चीजों के लिए एक सिंगल लॉ है, आप मर्डर करोगे
302 के अंतर्गत अंदर जाओगे। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में अंदर जाओगे। किसी के साथ फोर्जरी की 420 में अंदर जाएंगे। तो कहने का मतलब है वो मर्डर आप जम्मू कश्मीर में करो, कर्नाटका में करो, छत्तीसगढ़ में जाके करो, राजस्थान में, कहीं भी 302 लगेगा। तो क्रिमिनल केसेस के लिए हमारे पास यूनिफॉर्म लॉज हैं। बट जब सिविल मैटर्स आते हैं, जैसे शादी की बात हो गई, डिवोर्स की बात हो गई, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात हो गई, बच्चा अडॉप्ट करने की बात हो गई, तो सब रिलीजन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जैसे हिंदूज के लिए अलग एक्ट बने हैं, मुस्लिम्स का कुछ अलग एक्ट से गवर्न होता है, आपके क्रिश्चियंस के लिए कुछ अलग होगा, आपके जूइश जो आपकी पारसी लोग हैं उनके लिए कुछ अलग हो सकता है। तो यानी कि जो आपका सिविल मैटर है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस वे में आपका फ्रेगमेंट हो रखा है। तो काफी समय से ये बात चल रही थी कि भाई हमें पूरे इंडिया में जो सिविल कोड है उसको भी यूनिफॉर्म करना है। और गोवा एक ऑलरेडी ऐसा स्टेट था जहां पे काफी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता आया है। उसके बाद उत्तराखंड ऐसा स्टेट बना जिसने कि अपने पर्टिकुलर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। तो इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि आप में देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा सा ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ को सेट करना जो सब सिटीजन को अप्लाई करे। डजंट मैटर उस सिटीजन का रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, तो उसमें पूरे मैरिज, डिवोर्स, आपके अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सबका जो मुद्दा है वो आ जाएगा। इवन हमारा जो डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है वो कहता है ना कि स्टेट्स को सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री और टेरिटरी ऑफ इंडिया। करंट स्टेटस क्या है? तो जनरली जैसे मैंने बताया सारे मैटर रिस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। गोवा में पोर्तुगीज सिविल कोड लागू है तो उसके पास सिमिलर प्रोविजन ये यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के रहे हैं। अब ये जो सिविल कोड आया है इसके अंतर्गत मैंने एक और चीज आपको पढ़ाई थी कि उत्तराखंड ने बोला है कि जिन भी लोगों को लिव इन में रहना है हमारे उत्तराखंड में उनको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अपना क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तब भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी, इसी साल के करंट अफेयर्स में किसी तो भी टाइम पढ़ाई थी और तभी ये भारी भरकम न्यूज में आया था। अब मुद्दा यही आ जाता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या पड़ी, अभी तक भी चल तो रही है ना चीजें। तो पहली तो चीज जेंडर इक्विटी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारे मामलों में, चाहे तो डिवोर्स का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का मामला हो, मैरिज का मामला हो, वुमेन हमेशा डिसएडवांटेजेस आपको वे में दिखती है। जैसे पहले था विमेन को प्रॉपर्टीज नहीं मिलती थी, किसी किसी केस में तलाक जो होता है वो विमेन के फेवर में नहीं है। तो ऐसी चीजों को सॉर्ट करने के लिए जरूरी है कि रिलीजन से हम थोड़ा ऊपर हट करके ओवरऑल पूरी कंट्री में एक सिमिलर फॉर्म ऑफ कोड रखें इन दी सिविल मैटर्स। इसके अलावा काफी सारे जो रिलीजियस और एथनिक ग्रुप हैं इनके बीच में लड़ाई झगड़े भी इन मुद्दों को लेकर के हो जाते हैं। तो इंडिया में अगर एक प्रॉपर लीगल सिस्टम आपका बना रहेगा तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी थोड़े से चेकअप रहेंगे। इंडियन सोसाइटी को अगर हमें रिफॉर्म करना है, जो बहुत बहुत तरीके की सुपरस्टिशियस बिलीफ है, बहुत सारी कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस है, अगर इनसे हमें उभरना है तो हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसकी राह में बहुत चैलेंजेस हैं क्योंकि तभी तो अभी तक सरकार कर नहीं पाई ना 75 साल की आजादी के बाद। क्यों? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन की आपने गारंटी दे रखी है। अब मुद्दा ये है कि जो हमारा डिवोर्स है या जो हमारी मैरिज का मुद्दा है ये कहीं ना कहीं रिलीजन से ही गवर्न होता है। तो एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप हमें एक लॉ में बांध देना चाह रहे हो कि तुम्हारी शादी तो ऐसे ही होगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन लगा रहा है। इसके अलावा जो हमारा 5th 6th शेड्यूल है वो ट्राइबल ट्राइबल कस्टम्स को प्रिजर्व करने की बात करता है। ट्राइबल्स में अपने अलग मैरिज और तलाक वलाक के प्रोविजन है। अब आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दोगे तो फिर ये 5th 6th शेड्यूल में जो हमने ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन देकर के रखा है, उनके कस्टम्स को, उनके बिलीफ को, उसका क्या होगा? तो यहाँ पे ना सरकार के लिए ये हो जा रहा है कि हम इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा फोकस करें या स्टेट इंटरवेंशन को। तो दोनों के बीच में बैलेंस इंश्योर करना इज अ दिक्कत। नॉट ओनली दैट, हर तरफ के रिलीजियस ग्रुप्स इसके अगेंस्ट हैं क्योंकि हिंदू वाले चाह रहे हैं कि हमारे जैसे लॉ है वैसे चलने दो, मुस्लिम वाले चाह रहे हैं हमारे चलने दो। तो रिलीजियस ग्रुप्स और जो डिफरेंट लीडर्स हैं दे हैव डिफरेंट ओपिनियन। उनको इस मुद्दे पे साथ में लेकर के आना, एक तालमेल बैठाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर ऑल दी चैलेंजेस एसोसिएटेड। अब पे कमीशन, यार जितने भी लोग सरकारी नौकरी की आप चाहत कर रहे हो उसका मेजर रीजन तो होता है एक तो सैलरी, दूसरी होती है सिक्योरिटी। ये जो हम स्टेटमेंट देते हैं ना कि हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वेलफेयर की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर किसी का एम एक तरह से वो पावर हासिल करना है, वो सैलरी, वो सिक्योरिटी। और आपकी जो सैलरी वो डिसाइड कैसे होती है? तो सरकार पे कमीशन बैठाती है। इस बार 8th पे कमीशन बैठी है। यूजुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो पे कमीशन बैठाती है। और 1947 से आपकी जो पे कमीशन है वो चली आ रही है और अब तक 7 पे कमीशन बन चुकी हैं इससे पहले। नाउ द 8th वन इज बेसिकली स्टैब्लिश, और 8th पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल डबल हो जाएगी। जो आपका 7th पे कमीशन है ये 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था और 2026 तक चलेगा, और 26 खत्म होते होते आपके जो 8th पे कमीशन उसके रिकमेंडेशन आ जाएंगी और फिर वहां से जो सैलरी इंक्रीज है वो आपको देखने को मिलेगी। 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन थे वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। और ये क्या काम करती है पे कमीशन, तो ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर, उनको मिलने वाली अलाउंस या अदर सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स को डिटरमाइन करने की बात करती है एज पर द इन्फ्लेशन एंड द अदर एस्पेक्ट्स। ठीक, कॉन्जुनल राइट्स, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक क्या कहते हैं प्रोसीडिंग चल रही थी जिसमें रूल किया है कि हमें कॉन्जुनल राइट्स का रेस्टिट्यूशन करना चाहिए, एंड स्पेशली खासकर जो लोग एक दूसरे पे एंटायरली इंडिपेंडेंट है उनके मेंटेनेंस का मुद्दा थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अब कॉन्जुनल राइट्स क्या होती है, जैसे शादी करते हैं कोई लोग, तो अब शादी करते हैं तो दैट मीन्स दे लिव टुगेदर यूजुअली, मतलब हस्बैंड की कुछ राइट्स होती हैं, वाइफ की कुछ राइट्स होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड, है ना। दीज राइट्स आर क्रिएटेड बाय मैरिज, जैसे राइट टू लिव टुगेदर, लिव टुगेदर मतलब आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज सोसाइटी भी बोलती है कि यार तुम तो शादीशुदा हो तो अलग अलग क्यों रह रहे हो। तो ये जो राइट टू लिव टुगेदर है एक तरह के कॉन्जुनल राइट है। लॉ जो है वो इन राइट्स को रिकॉग्नाइज भी करता है। आप चाहे तो पर्सनल लॉ उठा के देख लो, चाहे मैरिज वाले, डिवोर्स वाले, या इवन क्रिमिनल लॉ की जब तलाक वलाक हो रहा होता है तो जो बीवी है वो मेंटेनेंस मांगती, एलिमनी मांगती। अभी डेथ इतनी सारी हुई, 2-3 लोगों ने सुसाइड किया क्योंकि उनकी वाइफ उनको हेरस कर रही थी फॉर दिस एलिमनी एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो लॉ में ये चीजें रिकॉग्नाइज है कि भाई बिकॉज यू हैव married to each other there are certain rights that you both possess no matter what। जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का, उसमें भी कॉन्जुनल राइट्स हैं जो कहती है कि या तो हस्बैंड या वाइफ अगर बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के सोसाइटी से विड्रॉ करता है तो एग्रीव पार्टी जो है वो कोर्ट पहुंच सकता है। मतलब कि अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई अपनी कुछ जिम्मेदारी फुलफिल करने से मना करता है, उस शादी को मानने से मना करता है, पैसे देने से मना करता है, तो जो दूसरी पार्टी है, हस्बैंड है वाइफ है जो भी है, वो कोर्ट पहुंच सकते हैं फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉन्जुनल राइट्स। सिमिलर प्रोविजन भी एग्जिस्ट करते हैं मुस्लिम लॉज में, डिवोर्स एक्ट में, क्रिश्चियन फैमिली में, सब जगह आपके कॉन्जुनल राइट्स हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बट न्यूज में आया तो मैंने सोचा आपके लिए कवर कर दूं, क्योंकि ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट ने फिलहाल जो रिसेंटली है वो प्रेजेंट किए हैं। 6 कैटेगरी में ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं। वैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आता है पर यूपीएससी का कभी कभार दिमाग घूमता है तो किसी किसी साल उसने सवाल आपके पूछ दिए हैं। पद्मा अवार्ड से पूछ दिया है, कभी वो जो गांधी पीस प्राइज मिलता है उसको पूछा है, तो यू नेवर नो। एक तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है जो ऐसे किसी एथलीट को दिया जाता है जिसने पूरे 4 साल कंटिन्यूअस काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है स्पोर्ट्स में। अर्जुना अवार्ड होती है फॉर गुड परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर रहती है। आउटस्टैंडिंग के लिए ध्यानचंद है, कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस के लिए अर्जुना अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कोचेस के लिए दिया जाता है, मतलब जो आपको कोच करते हैं उनके लिए दिया जाता है। ऐसे ही आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड एक और है जो आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। देखो, खेल रत्न आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, सिंपल मेजर ध्यानचंद है तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ऐसे आपका राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार भी है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 सालों में स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जिसने ओवर लास्ट 1 ईयर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट वगैरह में अपनी टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर ये आपकी आ जाती है प्यारी सी ऑलिव रिडली टर्टल, बिल्कुल कछुए वाली। तो तमिलनाडु के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बिठाई है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डेथ ऑफ दीज ओलिव रिडली टर्टल। ये ना अपने मास नेस्टिंग के लिए जाने जाती हैं। जब इनका नेस्टिंग का पीरियड आता है ना, बहुत सारी क्वांटिटी में ये आती है हमारे यहाँ। कहाँ पे, गहीर माथा जो है ना आपका, कहाँ पे है ये, उड़ीसा में, वो इनकी मास नेस्टिंग साइट के लिए जाना जाता है। आप इसको गहीर माथा में पढ़ते हो। ऑलिव रिडली टर्टल की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी ऑलिव कलर की होती हैं और इनके हार्ट शेप्ड सेल होते हैं। दे आर वन ऑफ
दी स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स जो आपको ट्रॉपिकल रीजन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन में दिखाई देंगे। ये अपने यूनिक मास नेस्टिंग अरीबदा के लिए जाने जाते हैं। जब इनको मतलब बच्चा देना होता है, एग्स देना होता है, तो वो सेम बीच पे बहुत सारी जो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल है वो इकट्ठा होती है, उसी को मास नेस्टिंग बोलते हैं। यूजुअली दे आर कार्निवोरस और ये फिश, जेलीफिश, श्रिम्प वगैरह खाती हैं। हालांकि हमारी रीसेंट अनफ्रेंडली फिशिंग प्रैक्टिस की वजह से या इनके जो नेस्टिंग बीच है उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से इनकी क्वांटिटी जो है कम होती जा रही है। इवन गहीर माथा में भी इनकी डेथ के केसेस देखने को मिले थे। IUCN में भाई ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 साइट्स अपेंडिक्स 1। देन आपका इंडियन ग्रे वुल्फ है। तो रिसेंटली कर्नाटका की जो फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी है, दैट इज बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, वहां पे इंडियन ग्रे वुल्फ ने 8 पप्स को जन्म दिया है। अब क्योंकि ये फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी है इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी मैं लेके आई हूं। और फिर ग्रे वुल्फ तो भेड़िया मूवी तो देखी होगी, वुल्फ उससे याद आ जाना चाहिए। तो आपका जो वुल्फ है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी ग्रे वुल्फ है, उसकी भी सब स्पीशी ये इंडियन ग्रे वुल्फ है, ठीक है। यूजुअली स्मॉलर पैक्स में घूमते हैं ये लोग और नॉक्ट्रल होते हैं और हमेशा ही हंटिंग पे आपको दिखाई देंगे सुबह से रात तक। यूजुअली इनकी जो साइज है वो इंटरमीडिएट होती है इंडियन ग्रे वुल्फ की। दे आर सम बिटवीन द तिब्बतन एंड द अरेबियन, क्योंकि तिब्बतन काफी बड़े होते हैं और अरेबियन वाले थोड़े हमारे इंडियन से भी थोड़े छोटे होते हैं। अच्छा, जो इंडियन वुल्फ हैं वो आपको श्रब, ग्रासलैंड, सेमी एरिड वाले एरिया में, थोड़ा सा वार्मर कंडीशन वाले एरिया में ज्यादा दिखाई देंगे। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर इजराइल तक हर जगह पे इनकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। करेंटली उनका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है और उनकी जो प्रे स्पीशीज की डिप्लीशन है वो भी देखने को मिली है। तो जब उनके पास अपना खाने के लिए, हंटिंग करने के लिए प्रे ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। इनके स्टेटस की बात कर लूं, लीस्ट कंसर्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आपको ये देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो हमारी फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी है इसका थोड़ा देख लें तो ऑब्वियसली कर्नाटका में लोकेटेड है एंड नाउ इट इज इंडियाज सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया व्हिच इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव टू द वुल्फ। इसके अलावा कौन सी है, तो इसके अलावा ये महुंदर वुल्फ सेंचुरी है जो अनडिवाइडेड बिहार में 1976 में बनाई गई थी, जो फिलहाल ऑब्वियसली झारखंड में आती है। अगर मैं बंकापुर वुल्फ सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पे श्रब फॉरेस्ट, हिल एंड नेचुरल केव आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरीली इसमें बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज हैं। अपार्ट फ्रॉम वुल्फ्स वी हैव लियोपार्ड, पीकॉक, ब्लैकबर्ग, हेयर्स, पॉरिक्यून्स एक्सेट्रा, बट मेनली ये वुल्फ सेंचुरी दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये तो हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं, बट जब बात वुल्फ सेंचुरी की आती है तो ज्यादा नहीं पता होता। अब ये देखिए, इसको देख के डरना मत, ये हमारा इंडियन बाइसन है, गौर है। तो दरअसल झारखंड के जो पालमू टाइगर रिजर्व है वहां पे इसकी पॉपुलेशन काफी ऊपर नीचे हो रही है, जिसके लिए झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टडी कंडक्ट करने की कोशिश की है टू रिवाइव द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ दीज इंडियन बाइसन। काफी मैसिव बिल्ट है, तो देखने से ही समझ में आ रहा है भाई बहुत ही स्ट्रांग है। ये सोशल एनिमल होते हैं वैसे, जनरली लीव्स, फ्रूट, स्टेम इन्हीं चीज को ग्रेस करते हैं और डे टाइम में ये ज्यादातर आपको एक्टिव दिखेंगे। डायurnal है। प्रेगनेंसी पीरियड इनका 9 महीने का होता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सिमिलर है। नॉर्मली आपको वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा दिखाई देंगे और ये भी फिलहाल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड फूड स्कैरसिटी। दे आर वल्नरेबल इन IUCN स्टेटस, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ 1 और अपेंडिक्स साइट्स 1। अच्छा, लेक नैवासा केनिया की ये पॉपुलर लेक है, लेकिन यहाँ पे एक ये इन्वेजिव स्पीशीज वाटर हाइसिनेथ की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रखी है। तो पहले देख लेते हैं, जो आपकी लेक नैवासा है ना वो केनिया की सदर्न रिफ्ट वैली में एक शैलो फ्रेश वाटर लेक है एंड ये रीसेंट ज्योग्राफिकल ओरिजिन की है और कहीं ना कहीं इसमें आपको डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट वुल्केनो की रिंग दिखाई देगी। इट इज फेड बाय पेरेनियल मलेवा एंड गिलगिल रिवर जो आपके केनिया के एबरडेयर माउंटेन को ड्रेन करती हैं। यहाँ पे आपको नेटिवली पेपरस रीड्स मिलेंगे शोरलाइन पे। इसके अलावा बहुत सारे सबमर्ज प्लांट्स भी हैं, लेकिन रिसेंटली ये जो आपका वाटर हाइसिनेथ है इसने सबको टेक ओवर कर लिया। इन्वेजिव स्पीशी वही तो होती है ना जो किसी और की होती है, मतलब किसी और जगह की होती है, इस जगह पे आके वहां पे पूरा कब्जा कर लेती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी लेक नवेसा है ना ये एक रामसर साइट है। आपको मैं थोड़ा मैप में दिखाने की कोशिश करूंगी। ये पूरा आपका केनिया, ये देखो यहाँ पे आपकी लेक नवेसा है केनिया में, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक।
वाटर हाइसिनिथ की बात कर लो तो भाई वाटर हाइसिनिथ ओवरऑल रहने वाली तो साउथ अमेरिका की है, लेकिन केन्या में इसकी ब्यूटी की वजह से इसको 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूजुअली वाटर हाइसिनिथ का जो प्रेजेंस है वो पॉपुलेशन से लिंक्ड है। अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है मतलब पॉपुलेशन वहां पे कंटामिनेशन ज्यादा है। एंड आपकी जो वाटर हाइसिनिथ है वो आपकी मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज इन द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि एक बार ये पूरी लेयर बना लेती है ना, तो इस लेयर से ना तो सनलाइट अंदर जा सकती है ना एयर फ्लो अंदर जाता है। तो जो अंदर रहने वाली स्पीशीज हैं उनको बेचारों को बहुत दिक्कत आ जाती है। इवन हमारे बंगाल में भी आपको वाटर हाइसिनिथ का कहर एक टाइम पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं दिखने में ना बड़ा सुंदर होता है, इसका पर्पल कलर का फ्लावर होता है। ये आपकी वाटर हाइसिनिथ है। मूसी रिवर, तो आपकी जो मूसी रिवर है उसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच के अंदर रखा गया है, मतलब उस लिस्ट में रखा गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच जो है एक बायनियल प्रोग्राम है जिसका एम क्या है, तो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, वर्ल्ड वाइड जितनी कल्चरल हेरिटेज है उनके बारे में अवेयरनेस रेज करना और लोगों को एक्शन लेने के लिए मोबिलाइज करना। मूसी रिवर की बात करो तो तेलंगाना का जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहां के अंतागर हिल से ये ओरिजिनेट करती है और एक्चुअली में कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा रिवर बेसिन के अंदर आती है। एंड इट फ्लोज इनटू ओस्मान सागर एंड हिमायत सागर रिजर्वेयर। इसमें आपको दो रिवलेट्स देखने को मिलेंगे, ईसी एंड मूसा। ये टुगेदर कन्वर्ज होते हैं इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज मूसी रिवर। तो ये आपके हैदराबाद जो सिटी है उसकी मेजर वाटर सोर्स है पूरी की पूरी मूसी रिवर। देन आपका है कोकबोरोक लैंग्वेज। त्रिपुरा जो है वो एक लैंग्वेज मैपिंग कंडक्ट करने वाला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस कोकबोरोक लैंग्वेज। कोकबोरोक में इसका मतलब क्या है, कोक मतलब वर्बल और बोरोक मतलब पीपल या ह्यूमन। तो ये जो आपकी कोकबोरोक है ना, ये मदर टंग है कुछ कम्युनिटीज की जो त्रिपुरा में रहती हैं, जैसे कि देबराम कम्युनिटी, रियांग है, आपकी नोता है, रुपीनी है, मुरसंग ऊंचाई है। ये जो सारी ट्राइब्स है इनकी जो लैंग्वेज है वो कोक बोरोक लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। और दिस इज ऑल्सो दी स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। इट इज अ पार्ट ऑफ सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली। इसी के साथ साथ अगर आप ट्राइब्स भी रिवाइज कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कार्ट टी सेल थेरेपी। तो दरअसल हमारा जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने आपके ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक कार्ट सेल थेरेपी को अप्रूव कर दिया है। और ये आपकी लिविंग ड्रग थेरेपी है। लिविंग ड्रग थेरेपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है तो कैंसर के कुछ सेल्स होते हैं, हम आपके पेशेंट से कैंसर के सेल्स को निकालते हैं। कैंसर के मतलब जो उनके डीएनए में सेल्स होते हैं उसको निकालते हैं, उसको लैब में मॉडिफाई करते हैं, ट्रीट करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हम वापस से उन सेल्स को पेशेंट की बॉडी में री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर वो जो सेल हमने री इंट्रोड्यूस किए हैं वो कैंसर सेल को अटैक करते हैं। ये होता है लिविंग ड्रग, जब हमने निकाल करके चीजों को ठीक करके वापस से डाल दिया है। आपकी जो क्या कहते हैं कार्ट टी सेल थेरेपी है ना, इसमें क्या होता है, हम पेशेंट का जो टी सेल होता है, अब यार ब्लड पढ़ते हो, ब्लड में डब्ल्यूबीसी आरबीसी दोनों होता है। डब्ल्यूबीसी में आपका ल्यूकोसाइट्स करके एक आपका फर्दर डिवीजन मिलता है, उसमें आपके टी सेल्स मिलते हैं। तो आप पेशेंट का जो टी सेल है उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं ताकि वो जो टी सेल्स है वो वापस अंदर जाके आपके कैंसर सेल को अटैक कर सके। टी सेल्स हमारे स्पेशल सेल्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो दूसरे सेल्स को किल करना है। साइटोटॉक्सिक इनको हम बोलते हैं। टी सेल्स को हम पेशेंट के ब्लड से निकालते हैं, फिर लैब में उसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने के दौरान हम एक जीन उसमें ऐड करते हैं विच इज फॉर अ मैन मेड रिसेप्टर कॉल्ड एज कार। ये जो कार है ना, ये एक तरह से प्रोटीन है जो टी सेल्स को असिस्ट करते हैं इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू दी कैंसर सेल, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने के बाद वो अटैच होता है और फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। फिर कार्ट सेल्स जब बन जाते हैं तो हम उसको पेशेंट की बॉडी में वापस डाल देते हैं ताकि हमारे जो टी सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके किल करें। ये देख लो, हमने पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया, ये आपके टी सेल्स ब्लड में मिल गए हमको। इन टी सेल्स को हमने क्या किया, हमने लैब में पूरा कार्ट सेल के साथ में बनाया। ये कार्ट सेल ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास, ये लैब में ही रखा हुआ, इतना सारा पूरा मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो हम इसको वापस से पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। जब पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो ये जो कार्ट टी सेल्स है ना, ये अब कैंसर सेल के साथ पूरा ऐसे अटैच होके कैंसर सेल को मारने लगेगा। तो इससे आपका कैंसर सेल क्या है, मर जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। देन यू हैव श्री नारायण गुरु।
तो आईआईटी बॉम्बे ने एक ऑनलाइन आर्काइवल प्रोजेक्ट अनवील किया है विच इज डेडिकेटेड टू नारायण गुरु जी। अब जैसे ही आप नारायण गुरु का नाम पढ़ते हो आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स याद आ जाना चाहिए। ये केरला के एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड ऑल्सो एन स्पिरिचुअल लीडर जिनका काफी सारा रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल रिफॉर्म विद टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। इन्होंने वन वर्ल्ड वगैरह का नारा भी दिया था, जैसे कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड प्रोपगेशन था इनका। इनके अलावा ही ऑल्सो फॉर्म्ड श्री नारायण धर्म परिपाल योजना along with पद्मनाभन पल्पू एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ एजावा कास्ट, जो उस समय की थोड़ी लोअर कास्ट थी, उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और टेम्पल एंट्री एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था विच इज अरूवीपुरम मूवमेंट, जो फर्स्ट मूवमेंट है फॉर इक्वल राइट्स टू टेम्पल एंट्री। इसके अलावा जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था फॉर टेम्पल एंट्री जो गांधी जी के समय पे चला था 1924-25 में, उसमें त्रावणकोर में इन्होंने सपोर्ट भी किया था। कुछ इनके वर्क्स इन्होंने लिखा है जैसे देवी दक्षम अनुकम पादसकम, तो ये है आपके श्री नारायण गुरु। ऐसे ही हमारे रास बिहारी बोस हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। रास बिहारी का बोस का नाम सुनते ही आपको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट याद आ जाने चाहिए। हमारे बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो रिवोल्यूशनरीज थे, और आपका जो लॉर्ड हार्डिंग पे अटैक हुआ था 1911 के आसपास, वो उसमें यही एक प्रोमिनेंट बंदे माने जाते हैं। रास बिहारी बोस की बात करूं तो बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन। और इन्होंने ये एक्चुअली में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इन्हें बंगाल छोड़ के जाना पड़ा था। इन्होंने आपको पता है रिवोल्यूशनरी का जब फेज 1 चल रहा था तो बहुत सारी आपकी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई थी, उसमें से एक युगांतर भी था। युगांतर ग्रुप के ये एक एक्टिव मेंबर थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वही मैं जिसकी बात कर रही थी जब लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। इन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया था। गदर मूवमेंट जो आपका हुआ था उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, और आजाद हिंद फौज को फॉर्म करने में भी इनका अच्छा खासा बड़ा रोल था। तो ये हमारे लिए रास बिहारी बोस है। अब इन्हीं के साथ आप सारे रिवोल्यूशनरीज को थोड़ा सा एक बार याद कर लेंगे। हमारे यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट 2 फेजेस में हुए हैं। फेज 1 जो आपके ये युगांतर अलीपुर बॉम्ब केस ये सारा आता है, और फेज 2 आता है जब आपके भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ये लोग एक्टिव हुए थे। वो हमारे फेज 2 काकोरी कांड जो हुआ था वो आपके फेज 2 का है, उसको एक बार रिवाइज करना। इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, तो एक रिसर्च जो टीम है उन्होंने डेवलप किया है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये एक इको फ्रेंडली मेथड है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम जो डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू जो हमारी मूवेबल स्पीशीज है, चाहे कि मेटल है अर्थ के अंदर या फिर वाटर है या पार्टिकल्स है, उनका माइग्रेशन एक्सलरेट होता है। तो बेसिकली हम करंट पास करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश इसमें करते हैं। अब जो हमारी प्रेजेंट टेक्निक है वो क्या है, तो प्रेजेंटली हम जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको आयन एड्सॉर्प्शन रेयर अर्थ डिपॉजिट से माइन करते हैं। अब ये डिपॉजिट्स कहां पर है, तो साउथ चाइना में है। इनफैक्ट 95% जो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है वो चाइना से ही आता है, तो हम चाइना पे ही डिपेंडेंट है। हाउएवर ये जो कन्वेंशनल माइनिंग है ना, इसमें बहुत सारे एमोनियम सॉल्ट का यूसेज होता है जो कि एक लीचिंग एजेंट है। तो इसकी वजह से जो उस जगह का एनवायरनमेंट है ये काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, पूरी की पूरी लोकल इकोसिस्टम बर्बाद हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक माइनिंग करने से क्या होगा, जो आपका लीचिंग एजेंट है उसका यूसेज 80% से रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन 60% से रिड्यूस हो जाएगा, रिकवरी रेट भी बहुत हाई है। मतलब जो आपकी माइनिंग रहेगी वो एक तरह से सस्टेनेबल माइनिंग है, तो वहां से जब हम निकाल भी लेंगे मिनरल को तो भी वो जो एरिया है वो 95% तक रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफी कम होंगे साइमल्टेनियसली। तो इलेक्ट्रोलिटिक माइनिंग एक काफी इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए ब्रेक थ्रू है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, यूएन ने डिक्लेयर किया है 2025 को as an international year of glacier preservation, and 21st March from now onwards will be celebrated as World Day for Glaciers। तो आपका ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर है इसको को फैसिलिटेट किया है यूनेस्को ने अलॉन्ग विद वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ग्लेशियर्स का जो क्रिटिकल रोल है हम उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। पूरा ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है अर्थ के क्रायोस्फीयर में ग्लेशियर का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। ग्लेशियर अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट
है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में 2,75,000 के आसपास ग्लेशियर्स हैं जो हमारे अर्थ के 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। एंड इवन 70% ऑफ ग्लोबल जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ स्टोर होता है? ग्लेशियर में। इंडिया ने एरोड्रोन प्रोग्राम ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। एरोड्रोन क्या है? ये जो प्रोग्राम है ना, 4 नेशंस का एक इनिशिएटिव है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन है। इट इज लेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन। तो आपका जो एरोड्रोन है वो एक्चुअली में एक तरह से यूरोपियन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पे यूज करने के लिए लाए हैं। एक तरह से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही है जिसको कि आप अपने सर्वेलेंस मिशन के लिए यूज कर सकते हो, इंटेलिजेंस मिशन के लिए यूज कर सकते हो, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकते हो, किसी टारगेट को एक्वायर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये एक्चुअली में अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ही एक टाइप है और इंडिया ने इसी को ज्वाइन किया है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, तो यूनैप की एक स्टडी की माने तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है इसका जो 2022 में एक्सप्लोजन हुआ था, इस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारा ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन जो है वो रिलीज हुआ है। अब नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक्चुअली एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी में रन करती है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। और यहाँ पे ना ट्विन पाइपलाइन है। एक तो आपकी जो रशिया का वाइबर्ग है वहां से ल्यूबिन जाती है नियर ग्रेसफिल्ड जर्मनी, और दूसरी उसके आगे भी कनेक्ट होती है। एक नॉर्ड 2 भी सजेस्ट की गई है। अब ये पूरे जर्मनी रीजन में एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो आपका रशिया से रिलायबल गैस सप्लाई है वो जर्मनी को जाता है और उसके बीच में जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे पहुंचता है। अब ये पूरा नॉर्थ स्ट्रीम आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 आपको पूरा दिख रहा है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से होते हुए आपकी पाइपलाइन जाती है। इसी का एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें बहुत सारा मीथेन रिलीज हुआ है। और मीथेन जो है वो क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वैसे तो ये एनवायरनमेंट में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, तो जितने देर में रहती है उतने देर में ही काफी ज्यादा गर्म कर देती है। अब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ, ये तो अपने लास्ट वीक पढ़ा था। तो इस सीज फायर के बाद इजराइल ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपने जो ट्रूप्स हैं उसको विड्रॉ कर लिया है, इसीलिए कॉरिडोर न्यूज में आया है। अब आपका जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है ओरिजिनली 1979 में जब इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस ट्रीटी हुई थी ना, तब इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर में बहुत नैरो सी स्ट्रिप ऑफ लैंड है और एक ये क्रिटिकल बॉर्डर के तौर पे सर्व होती है बिटवीन सदर्न गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। इट रन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू करेम शलोम और ये इजराइल को क्रॉस होती है। एंड इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ डीमिलिटराइज्ड बॉर्डर जोन आफ्टर विड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रुप फ्रॉम गाजा इन 2005। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लाल लाल दिख रही है ना, ये पूरी गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे आपका इजराइल है, यहाँ पे आपका इजिप्ट है और ये है आपकी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। और ये जो पूरा एरिया है ये यूपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से भर भर के बहुत बार सवाल मैप में आ चुका है। तो आई एम श्योर इस बार भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इजराइल हमास के बीच में पूरा 15 महीने कचड़ा चला है, मतलब इनकी जो राइवलरी है वो चली है, अब जाके सीज फायर हुआ है। पांगसू पास में 3 डे इंटरनेशनल फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट किया गया फॉर बॉर्डर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब ये पास लोकेटेड कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हम बहुत सारे पासेस अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं पर उस समय कई बार पांगसू पास नहीं आता है, आपके जो दूसरे बॉम्डिला वगैरह है वैसे पासेस आ जाते हैं। पांगसू पास की बात करें तो पटकाई हिल्स में इंडिया म्यांमार के बॉर्डर में ये जो आपका पांगसू पास है ये लोकेटेड है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो एक बर्मिस विलेज है पास में जिसका नाम पांगसू है, उसी पे इसका नाम पड़ा है। और 13th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि जो असम में अहोम इन्वेजन हुआ था ना, शान ट्राइब ने जो इन्वेजन अहोम डायनेस्टी पे किया था वो इसी रूट के थ्रू किया था। आपका जो हिस्टोरिक स्टिलवेल रोड जिसको लीडो रोड भी बोलते हैं वो पास होता है थ्रू नेम्पोंग एंड पंगसू पास एंड देन वो म्यांमार में जाता है। इसके लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा अरुणाचल म्यांमार के बॉर्डर में यहाँ पे आपको पांगसू पास मिलेगा। यहाँ आसपास और भी पासेस हैं जो आप अरुणाचल प्रदेश के पासेस में आई एम श्योर कवर करते हैं। देन आपका है केबो वर्डे।
अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से केबो वर्दे, जो कि एक स्मॉल आर्चिपेलेगो है जो आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पास में ही लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में, उसको तकरीबन $842 मिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अपने क्लाइमेट और डेवलपमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। हमारे लिए मेन मुद्दा है कि भाई ये केबो वर्दे है किधर पे। तो अगर मैं केबो वर्दे की बात करूं तो ये, इसको आप एंग्लोस्फेयर के नाम से भी जानते हो। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो 10 वोल्केनिक आइलैंड से मिलकर के बनी हुई है इन दी अटलांटिक ओशन। इसके जो आइलैंड है वो डिवाइडेड है इनटू बार्लेवेंतो दैट इज विंडवर्ड साइड एंड सोतावेंतो दैट इज दी लीवर्ड साइड, ठीक है, लोकेटेड नियर सेनेगल। एंड ये नियरेस्ट पॉइंट है, या फिर मतलब जो आपके कॉन्टिनेंट का नियरेस्ट पॉइंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो इसके लिए सेनेगल के पास है। क्लाइमेट की बात करें तो मॉडरेट है। टेरेन अगर है तो इट इज ज्योग्राफिकली ओल्डर, फ्लैटर आइलैंड आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे ईस्टर्न साइड्स में। इसके कैपिटल प्रेया है। यहाँ पे पोर्टुगीज एंड केप वर्डियन क्रियोल लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। आप देख सकते हैं ये पूरा आपको केबो वर्डे जो है वो दिखाई देगा अटलांटिक ओशन में टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो हमारी जो ये वीकली करंट अफेयर्स थी वो यहीं पे एंड होती है। नाउ हियर आई हैव कवर्ड फ्रॉम 16th जनवरी टू 23rd जनवरी। देखो यार, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वीकली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हाई। करंट अफेयर्स एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है। For UPSC, there are a lot of things for you to cover. Now, you cannot keep on doing only current affairs because you have basics also to cover. आपको बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग रखनी बहुत जरूरी है। तो अगर बेसिक स्ट्रांग रखनी जरूरी है तो अगर आप मंथली करंट अफेयर्स के भी नोट्स बना रहे हो, इट इज मोर देन इनफ। द ओनली थिंग इज कि जस्ट डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो। डेली नहीं होता है तो एटलीस्ट वीकली पढ़ लो, सबको पाइल अप करके, लेकिन पढ़ जरूर लो बिकॉज न्यूज़पेपर आपको बहुत फायदा देता है। उसके अलावा जो आप ऐसे वीडियोस देखते हो वो देख लो, देखोगे भी तो दिमाग में बसा रहेगा, आपको दिमाग स्ट्राइक करेगा व्हेन यू सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन समवेयर इन न्यूज। यू विल सी कि अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। नोट्स बनाने बैठने की जरूरत एज सच नहीं है until unless you really have time, बिकॉज आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है वर्किंग हो सकता है आप कोचिंग जाते हो, दिन के 7-8 घंटे तो वही निकल जाते हैं। तो what I'm trying to say is कि don't focus on making weekly notes of current affair, rather you can focus on making notes on a monthly basis, ठीक है। चलो, हैविंग सेड दैट, अभी इतना ज्ञान तो आज के लिए काफी है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीक है यानी कि 24 तारीख से लेकर के 31 का, उसकी भी वीडियो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। अंटिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर।